नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से साथ दे रहे हैं आपका वीरेन और मैं हूं हर्षिता सावंत। और भारतीय बाजारों पर नजरें डालें तो सुबह में मजबूत शुरुआत, फिर फिसले और अब निचले लेवल से रिकवरी। पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी आता दिखाई दिया है 17,586 के लेवल्स पर 43 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। निफ्टी की तुलना में 127 पॉइंट ऊपर ये है 39,430 के लेवल्स। लेकिन एक समय था जहां पर मिड कैप्स दरअसल निफ्टी और निफ्टी बैंक को कर रहे थे आउट परफॉर्म। तो अब ये हुआ है कि मिड कैप्स में सिर्फ 50 अंकों की बढ़त है और निफ्टी बैंक में पूरा फोर्स तेजी का बनता दिखाई दिया है। कुल मिलाकर आज मूड थोड़ी बहुत बढ़त का है। पॉजिटिव क्लोज की तरफ दरअसल मार्केट फोकस करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव टेरिटरी में है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। सेक्टोरली आपको बता दें क्या चला है। बैंकों में तेजी, ऑटो कंपनियों में बिक्री के आंकड़े दमदार रहे तो तेजी बनती दिखाई दी, और साथ ही साथ कैपिटल गुड प्ले है डिफेंस के साथ जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। तो ये इनफैक्ट आज का समीकरण मार्केट के एक्शन का। लेकिन ट्रेंड तेजी का है या नहीं, या फिर अभी भी हम असमंजस में हैं, डिप का कितना फायदा उठाना चाहिए, इस सब पर आज हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। लेकिन पहले इंडेक्स का हाल दिख कैसे रहा है और क्या कॉन्फिडेंस है कि हम यहां से एक पॉजिटिव क्लोज दिखा पाएंगे। बीरू, ऐसे वॉलेटिलिटी तो खूब देखने को मिली है आज। ये 50 पॉइंट तक की बढ़त कितना कॉन्फिडेंस जनरेट करती है? देखिए, गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी हर्षिता कि आइदर आप एक बहुत एक्यूट स्ट्रेंथ को बाय कीजिए या फिर डिप को बाय कीजिए। 2 पॉइंट्स थे हर्षिता सुबह की कमेंट्री में। स्ट्रेंथ होगी अगर आप 5 मिनट कैंडल्स पे, यानी कम से कम 15 मिनट 1761 के ऊपर 7 के ऊपर सस्टेन करें। आप नहीं कर पाए, कोलैप्स हुए। और दूसरा थॉट था कि अगर आप क्लोजर टू 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे में प्लेस था हर्षिता 17,451 पे, और ये डिप एग्जैक्टली उसके पास तक गया। ये डिप एग्जैक्टली उसके पास तक गया। अगर आप मुझसे पूछें कि इस सेशन की अब तक की उपलब्धि क्या है, तो इस उपलब्धि में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगेन अपने पिछली 4 कैंडल्स में जिस तरीके से आपने 20 डे मार्क को रिस्पेक्ट दी, आज भी आपने रिस्पेक्ट दी है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और अगर आपने डिप सुबह बाय किया था, अच्छी बात है, प्रॉफिट्स में आप बैठे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी भी सबसे क्रिटिकल फैक्टर यहां से ऊपर की जर्नी का रहेगा हर्षिता। इट्स 17,617। अब देखिए हो क्या रहा है स्क्रीन पे। HDFC ट्विंस एट डे हाई, L&T सुपर स्विंग। L&T ने एक बहुत ही शानदार, दिलचस्प, क्रिटिकल, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। इसने 23 अगस्त के हाई को क्रॉस कर दिया गया। तो हमारे पास हर्षिता फोर्सेस काफी हैं। नाउ अब इन फोर्सेस के साथ जज करने की कोशिश करते हैं कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग ऑप्शन स्टेट्स। 17,400, 500, 600 के पुट लेके आइएगा, और लेके आइएगा आप 17,600 की कॉल, 700 की कॉल और साथ ही साथ 800 की कॉल। सुबह जो व्यू था कि 617 के ऊपर स्ट्रेंथ आ सकती है, क्या वो है? देखिए, डेटा अभी भी वही कहता है कि जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग। लुक एट 17,500। 12 बजे डेटा ये नहीं था, और 30 लाख पुट जुड़ी हैं 17,500 की स्ट्राइक में। ये इंपॉर्टेंट हुआ है। जब आप नीचे गए 20 डे पे, आपने फोर्स रिकलेक्ट करी और आपने पुट राइटर्स का कन्वर्शन जीता। लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 17,500। हर्षिता, मैं यही कहूंगा, फिर अगर आपने सुबह ट्रेड लिया था, प्रॉफिट में है तो अच्छी बात है, आप बुक भी कर सकते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना, सुपर स्विंग, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश गोइंग, एक थ्रस्ट, वो 617 के ऊपर ही आएगा। सो एक नेक्स्ट जो लेग ऑफ ट्रेड होता है वो 617। और याद रखिएगा, अगर 617 इस क्लोजिंग में क्रॉस होता है तो आपको कम से कम नहीं तो 671 और 696 तक का एक स्विंग जरूर मिल जाएगा। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है उसकी। निफ्टी बैंक, सुबह की बात यही थी, आइदर वी विल बाय अबव 510 यानी 39,510, और वी विल बाय क्लोजर टू बेस 1। वो था, क्या था? 39,110, 39,000। बेस 1 मिला। लेकिन अब का डेटा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इस वक्त का डेटा कह रहा है कि 39,000 का पुट राइटर कन्वर्शन है, 39,100 के पुट राइटर कन्वर्शन है, 39,200 के पुट राइटर कन्वर्शन है। और याद रखिएगा, द मूवमेंट यू विल क्रॉस 39,510 हर्षिता, इस बार कम से कम नहीं तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 710 यानी करीब करीब
39,710 तक का मिल सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो फोर्स इस वक्त निफ्टी में ज़्यादा है 617 को बाइसेक्ट करने की। सो दोनों ही इंडस्ट्रीज पर हर्ष था। आपने ट्रेड सुबह कमाया, पैसा बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन जो फ्रेश मूव है वो निफ्टी पे 17,617 और बैंक निफ्टी में 39,510 के ऊपर ही आएगा। बट कैपिटल गुड्स और डिफेंस हर्षदा ह्यूज ओआई एडिशंस। हर्षदा जी हाँ, खरीदारी वहीं पर होती दिखाई दे रही है। तेजी का मूव देखने को मिला है। चलिए आपको दिखा देते हैं वो काउंटर जिन्होंने आज तेजी का ट्रेंड और मजबूत किया है। निचले लेवल से जो खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिली है, और क्योंकि कैपिटल गुड्स का जिक्र किया तो एलएनटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2.25% ऊपर है ये काउंटर। इसके अलावा अदानी पोर्ट 2% ऊपर, और अदानी एंटरप्राइजेस जो अब इस महीने के अंत से यानी कि नई सीरीज से दरअसल निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, वो स्टॉक 4% ऊपर। एस्ट्रल पॉली में भी हम देख रहे हैं 5.5% तक का इजाफा। और आपको याद होगा कल दोपहर में तेजी का कॉल दिया था हमारे जानकारों ने एस्ट्रल में कि लॉन्ग ऐड करें। आज 6% भागा है ट्रेड। दूसरी तरफ कुछ मंदी वाले सौदे जहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली आज के दिन देखने को मिली है। तो ट्रेंड क्या कर रहा है नीचे की तरफ? ऑयल एंड गैस, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स दबाव में, कॉनकॉर्ड दबाव में। हीरो मोटोकॉर्प ने इनफैक्ट थोड़ा सा निराश किया है, बिक्री के आंकड़ों को लेकर मार्केट इतना एक्साइटेड नहीं है, तो वो 1.5% तक की गिरावट के घेरे में आता हुआ। तो ये फिलहाल मार्केट की स्थिति है इस समय। ऐसे में हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। फटाफट आपको हमारे पैनल से मिलवा देते हैं। कोलकाता से राजेश अग्रवाल फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स के लिए हम बात कर रहे हैं प्रकाश गाबा से, समित चौहान हमारा साथ देंगे, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और साथ ही साथ कविता जैन। 4 का चौका में मानस जायसवाल से हम सस्ता ऑप्शन लेंगे 220 पर। एफएनओ सुपरस्टार 230 पर आएगा राजेश सातपुते के हवाले। चार्ट का चमत्कार समित चौहान देंगे 240 के आसपास। और फिर हम बात करने वाले हैं 230 के करीब मिड कैप फंडा पर राजेश अग्रवाल से। तो ये तमाम ट्रेड्स हमारे जानकार आपके लिए चुनेंगे। बिक्री के आंकड़ों पर मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से भी होगी खास चर्चा कुछ ही देर में। यहाँ से आगे के आउटलुक पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग महीना रहा है अगस्त वाला। अब क्या ये तेजी आगे जारी रहेगी, उसका एक इंडिकेशन लेने की कोशिश भी करेंगे। 2:45 बजे मार्केट बिग वॉइस में केआर चोकसी के देवेंद्र चोकसी हमारे साथ होंगे, और ऑफ कोर्स यतन से लेंगे डीलिंग रूम चेक। हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे क्या चल रहा है मार्केट में भी। तो खूब सारा एक्शन, और हमारे जानकार आपको बताएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। वीरू जी हाँ, चलिए यहाँ से अब एक काम करते हैं, ट्रेड का क्रम शुरू करते हैं। और बेहतरीन अगर आप देखिए वाकई कैपिटल गुड्स स्विंग देते हुए एलएनटी इस दौर के नए हाइस पर आके ट्रेड करता है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? कैसे चेज कर रहे हैं आप मार्केट्स को? कन्विक्शन ट्रेड आपका। वेल, आपने एलएनटी की बात की, गुड आफ्टरनून टू यू, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। ब्यूटीफुल पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है, और उसके बाद जो आज का मूव है 1956 पे चल रहा है, अब लगता है 2000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होना चाहिए 1940 का। एलएनटी बहुत ही बढ़िया अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, चेस करना चाहिए। एलएनटी 1940 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चेस करना है, बाय करना है। एलएनटी ने अगर आप देखें इस दौर का नया हाईएस्ट क्लस्टर छुआ है, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग पोस्ट फरवरी दिस इज द हाईएस्ट लेवल। फरवरी में याद रखिएगा बजट स्पीच के बाद वो अगर आप देखें कैपेक्स का जो अनाउंसमेंट किया था वित्त मंत्री साहिबा ने, उसके बाद जो मूव आया था ना, उसके बाद ये फिजल आउट हो गया था, और अब ये उस लेवल को फिर रिगेन करता हुआ एट डे हाई और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। बेहद शानदार कॉल यहाँ पे। ये कविता जी, आपका कन्वर्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, टॉप कन्विक्शन अगर अभी देखें कॉल, तो मुझे लग रहा है आज लाइक कैपिटल गुड्स में तो अच्छी तेजी है, वहीं सीमेंट सेक्टर में भी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। आई बिलीव अंबुजा सीमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। डिप्स पर अगर मिलता है 414 के आसपास, आई बिलीव वहां एक प्रेस रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ दिखेगा। 411 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 422 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट इज लुकिंग गुड। ओके, सेकंड कॉल है अंबुजा सीमेंट। वाकई अगर आप देखिए सीमेंट ने भी अपनी तरफ काफी ओआई ऐड किया है। अंबुजा सीमेंट उसमें शामिल भी है। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज कर रहे हैं आप क्लोजिंग में? देखिए, सन टीवी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सन टीवी के पैटर्न देखिए तो वीरेंद्र जी बहुत क्लियर ट्रेंड दिखते हैं। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है।
करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से रैली देखने को मिली है। 520 का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो सन टीवी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करी है 509 के स्टॉप लॉस से। मेरा समझना है कि 545 तक के भाव आपको 1 से 2 दिनों में सन टीवी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, सन टीवी, एक बात याद रखिएगा, मीडिया स्पेस में अगर आप डेरिवेटिव्स में आए तो सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूज ओआईडेशंस जो हैं वो सन टीवी में हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट इस एक क्रॉस फैक्टर जिसको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। कल से जी एंटरटेनमेंट में सॉफ्टनेस थी, आज एक पुल बैक था, उसका भी एक बड़ा एडवांटेज जो है वो जाता हुआ सन टीवी को। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्ग वेरिएशन मीडिया स्पेस में इसी में हुआ है। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए, सर 3 काउंटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। लार्सन एंड टूब्रो अजय ने ले लिया। सन टीवी वो भी बढ़िया है। तो अभी जो थर्ड बचा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए मैकडोवेल्स एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, मुझे लगता है इसका एफएनओ में इसका नाम है मैकडोवेल्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट बेहतरीन है। जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है 825 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। 100 डीएम 825 के आसपास था, तो ये फिलहाल 830 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इट्स अ बाय इन यूनाइटेड स्पिरिट्स। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 820, और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न, मेरे हिसाब से ये 860 की तरफ जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करना है तो पहला पड़ा होगा 844 का, उसके बाद 860 प्लस। 864 और उसके आगे 860 प्लस तक के लेवल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स में आते हुए दिखाई देंगे। ये है फिलहाल राजेश सातपुते की राइट। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, राजेश अग्रवाल को भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल निफ्टी बैंक पर एक व्यू 39,542 के लेवल्स, 545 के लेवल्स बेसिकली निफ्टी बैंक में जोश है और 250 पॉइंट ऊपर इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। तो एचडीएफसी बैंक देखिए वो पॉजिटिव टेरिटरी में, एक्सिस बैंक देखिए वो भी पॉजिटिव, इनफैक्ट 1% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक खासतौर से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी दिखा तो रहा है। कल और आज में इसमें करीब 1.5-2% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है खरीदारी हुई है। इनमें से कोई ट्रेड मानस जो आप इस समय अग्रेसिव पोजीशन के लिहाज से ठीक देख रहे हैं, बी इट इन एक्सिस और इन एचडीएफसी बैंक? देखिए मेरी पसंद तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक रहेगी, क्योंकि करीब 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक हर्डल है 1485 1490 की रेंज में, और अब स्टॉक तैयार है उस रेंज को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर नजर रखें, अगर 1490 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे 5 मिनट तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। उस केस पे आपके स्टॉप लॉसेस 1475 के रहेंगे, और अगर 1490 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 1510 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे पहले टारगेट, और उम्मीद करिए कि 1510 को ब्रेक करके 1525 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मैं खरीदारी करूंगा एचडीएफसी बैंक में, लेकिन 1490 के ऊपर करूंगा। ओके, एचडीएफसी बैंक में अगर आप एक बाय करेंगे, बट ये एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा। एचडीएफसी बैंक 1488 पर, और याद रखिएगा जिस क्लस्टर की बात कर रहे हैं मानस, वो ऑलमोस्ट एक वो पॉइंट है जो कि हमारा 19 अगस्त की कैंडल का लो है। ओके, वेरी गुड। आप देखें क्रिटिकल फैक्टर जो कि मानस ने यहाँ पे रखा। कुछ स्टॉक्स दिखाइए स्क्रीन पर। डीएलएफ, आज सुबह ये कॉल थी, इनफैक्ट राजेश सतपुते जी की ही मेरे ख्याल से कॉल थी, और 398 ये चला बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया, बट स्टिल अगर आप देखें अब इस वक्त एक मीनिंगफुल पुल बैक देता हुआ। सुबह तो क्या गजब खुल के अगर आप देखें 407 तक गया था ये स्टॉक का। उसके बाद 1-2 स्टॉक्स और रख लेता हूँ आपकी स्क्रीन पे। टिमकेन इंडिया, इस स्टॉक को देखिए एट ऑल टाइम हाई, टिमकेन इंडिया एट करियर हाई ट्रेड करता हुआ। और डिफेंस स्पेस के 2 स्टॉक्स रखिएगा, बीईएल और एचएल, सारे के सारे डे हाई पर। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा भूमिका बांध रहा हूँ मैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ और जुड़ चुके हैं अब, श्री राजेश अग्रवाल कोलकाता से मौजूद हैं बात करने के लिए। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन मार्केट्स ने अगर आप देखें काफ़ी अपने आप को सस्टेन किया है, हायर लेवल्स पर सस्टेन किया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, स्पेशली आई मीन अगेंस्ट द वीकनेस ऑफ यूएस मार्केट। राजेश जी, आपका मार्केट्स पे आउटलुक, और प्लस इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग, कैश में या फिर डेरिवेटिव्स में? देखिए मार्केट पे आउटलुक हमारा पॉजिटिव है। हमारे अनुमान से सितंबर सीरीज पॉजिटिव में बंद होगी। पूरी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। कॉल पुट के भी जो पोजीशन देखेंगे तो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 18,000 के लेवल्स तक ऊपर में जा सकता है। नीचे में जब तक हमारा ये मानना है 17,300 नहीं टूटता है, हम लोग सेफ ग्राउंड्स में हैं। अनलेस एंटिल की कोई बहुत बड़ी खबर आए, मैं नहीं समझता है कोई ऐसी दिक्कत की बात है। फेस्टिवल सीज़न चालू होने वाले हैं, इस महीने के अंत
वक्त के बाद फिर दूसरी तिमाही के नतीजों का इंतज़ार चालू हो जाएगा। नंबर्स पिछली तिमाही में बेहतर आए थे, इस तिमाही में थोड़े से और बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि एक तो कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट आई है, जिससे लोगों के ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े से बेहतर नज़र आएंगे। थोड़ी सप्लाई साइड के इश्यूज थे वो कम होते हुए नज़र आएंगे, और इन दो कारणों से मुख्यतः रूप से इन्फ्लेशन को लेकर के जो दिक्कतें हैं वहाँ थोड़ा सा नरमी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव क्लोज की तरह इशारा कर रही हैं। हम 17,300 को बेस मान के चल रहे हैं। इस वक्त अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ के लिए सन टीवी पे ध्यान देना चाहिए। 32 चैनल हैं इनके, साउथ में तो इनका बड़ा प्रभुत्व है ही। उसके अलावा इन्होंने मराठी में और बंगाली में भी चैनल लॉन्च किए हैं। सन नेक्स्ट करके OTT पे भी इनकी पहुंच है, और जो IPL में टीम है उसकी वैल्यूएशन अलग है। नंबर्स बेहतर आने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक कम से कम आपको 15% की मूव आने वाले एक क्वार्टर में दे सकता है। तो बिल्कुल सन टीवी पे हमारी बाय की राय है। सन टीवी बाय कॉल। और कुछ ही देर पहले दरअसल मानस का भी पहला ट्रेड यही था, तो स्टॉक देखिए करीब 5% तक के गेंस दिखाता हुआ, और राजेश अग्रवाल वो फंडामेंटल कारण गिना रहे हैं जिस वजह से स्टॉक में और तेजी बनती दिखाई देगी। तो 545 का टारगेट दरअसल मानस ने दिया था ट्रेड के लिए, और 509 का स्टॉप लॉस, वो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ट्रेड जिसका हम जिक्र कर रहे थे ट्रेंडिंग काउंटर्स में, एक तो L&T है जिस पर गाबा साहब भी बुलिश है, दूसरा है एस्ट्रल। और एस्ट्रल कल दोपहर में दरअसल डिस्कस हुआ था, मेरे ख्याल में राजेश पालविया की पिक थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। करीब 6.5% तक की तेजी, ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे तो 21% तक का उछाल देखने को मिला है। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल इस स्टॉक में हरकत देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल, इस स्टॉक को तो आप भी ट्रैक करते हैं, बताइए अब फंडामेंटली क्या चीजें इस कंपनी के फेवर में जाने लगी हैं? जी, आपने सही कहा। मैंने पहले भी इस स्टॉक को कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो PVC पाइप्स में दिग्गज कंपनी है, नंबर्स अच्छे आए थे। इसके अलावा पेंट्स में भी उतर रही है और सैनिटरी वेयर में भी उतर रही है। पाइप्स के अलावा ये एडेसिव बनाती है, वहाँ भी इनके मार्जिन्स बहुत बेहतर आए थे। और जिस तरीके से रियल एस्टेट का साइकिल चालू हो रहा है, मुझे लगता है कि इनके सारे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। वॉल्यूम ग्रोथ हमने बहुत अच्छी देखी, और स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी भी ये लोग बढ़ा रहे हैं 100 करोड़ के एक्सपेंशन के साथ। कैश रिच कंपनी है, मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो हमने इसमें जो इनिशिएटिंग रिपोर्ट कवर करी है उसमें हमने 2800 के टारगेट आने वाले 1 साल के लिए दिए हैं। तो हमारी तरफ से तो इसमें बाय कॉल है। 800 तक के टारगेट, 2800 तक के टारगेट, 2300 से 2800 तक के टारगेट्स स्टॉक में आने वाले समय में आते हुए दिखाई देंगे। राजेश सातपुते, टेक्निकली बताइए अब आज की जो तेजी है इसमें अब अगला लेवल क्या दिख रहा है, और क्या सीधा ऑप्शंस में, क्या सीधा फ्यूचर में खरीदेंगे या फिर ऑप्शन भी कोई अट्रैक्टिव लगने लगा है एस्ट्रल का? देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि एस्ट्रल में यहाँ पे ऑप्शन तो मेरे सामने इमीडिएट नहीं है, लेकिन एस्ट्रल इन पर्टिकुलरली फ्यूचर में देखें तो जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप है, डिस्पाइट जो ब्रेकआउट्स आने के बाद जो बिल्टअप ऐड होता है वो 21% यहाँ पे गेन है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मिला था करीबन 2 वीक पहले, और इसने जो टारगेट अनफोल्ड किया वो है 2400 से लेके 2450। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह से ये फिलहाल जो 2300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो 23-24 पे ये चल रहा है, तो 2300 का सपोर्ट ये अभी नया बनेगा, और जो सामने जो टारगेट होगा, जैसे मैंने कहा 2400 से लेके 2450 ये इसका टारगेट है। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी के पास पोजीशन है या किसी को नया बनानी है तो 2300 का सपोर्ट सामने रखते हुए आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा करीबन 2270 का, एंड यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन और यू कैन क्रिएट अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। एस्ट्रल आज का सबसे, अगर आप देखें, टॉप गेनर था, और कम से कम मिड सेशन तक इट वाज टॉप गेनर। अब अगर आप देखें इसको ओवरटेक कर दिया था कुछ देर पहले इंडिया मार्ट ने, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो एस्ट्रल है वो करीब 6.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। जरा इंडिया मार्ट लेके आइए जनाब, एक बार करीब 7.25% ऊपर हो गया। इंडिया मार्ट अपना बेस बाइसेक्ट करता हुआ, याद रखिएगा ये बहुत महंगा स्टॉक है, अमूमन हम इसकी बात नहीं करते, बट OI गेनर्स की श्रेणी में ये भी बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें अपनी प्रेजेंस फील कराता हुआ 28 अप्रैल 2022 के बाद ही अगर आप देखें ये अब तक की इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है वो है करीब 5009 पे।
मानस, पर अगर आप डेरिवेटिव्स में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अब 5000 के जोन को बाइसेक्ट करने के, और उन सर्कमस्टेंसेस में क्या 5152 की ट्रैजेक्टरी से स्टॉक में खुल जाएगी क्या? देखिए, आप वीकली चार्ट अगर देखिए वीरेंद्र जी, तो वहां पर एक क्लासिक इनवर्स सर्टेंजुलर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन 4600 के आसपास था, जो कि ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मेरा समझना यह है कि अब आपको, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर थोड़ा लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको टारगेट बड़े होंगे, 5400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो वो आपको टारगेट सेट करने हैं। लेकिन बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो अभी भी आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 4600 रुपए के नीचे लगाइए, और आई थिंक यहाँ पर आपको 5000 रुपए तक के भाव जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक अल्टीमेट टारगेट की बात करें तो मेरे ख्याल से 5400 5500 टारगेट्स आपको इंडिया मार्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। 54 से 55 तक के अगर आप देखिए लॉजिकल टारगेट्स लग रहे हैं। दरअसल याद रखिएगा, द लास्ट लेग ऑफ ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिसमें जो आया था वो आया था जनवरी 25 को, और जब इसने एक लगातार 2 दिन गैप डाउन दिए थे, उस दिन ब्रेकआउट आया था 5661 से, और अगले दिन ब्रेकआउट आया था, करीब ब्रेकडाउन आया था, माफ कीजिएगा, 5036 से। तो जाता हुआ ये उसी ट्रैजेक्टरी की तरफ। HL और BL की अगर आप देखें क्या बात करें, कल इसी कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे थे कि HL पे लॉन्ग रही है, और आज आई थिंक देखिए विक्रांत के अनावरण के उपलक्ष्य में पूरा का पूरा अगर आप देखें जो डिफेंस स्पेस है काफ़ी एक्टिव रहा, और 100 रुपये का मूव इस स्टॉक ने दिया आज। वो बेहतरीन फ्लैग का ब्रेकआउट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अब आइए कुछ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिन्होंने पैसा बना के दिया, और इस वक्त जिन जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव आ रहा है। एक बार आप लेके आइए अब ITC, थोड़ा महंगा स्टॉक है, मतलब इस दौर का बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन अब जिस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये अपनी पूरी फोर्स जुटा चुका है टू बाइसेक्ट और टू एंटर इन ए ट्रैजेक्टरी जो कि इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है, और वो क्या है 345, 340 और 360 का जोन है। आपकी राय क्या है राजेश सतपुते जी? यहाँ पे काम करना चाहिए अब ऑप्शंस पे, किसी स्ट्राइक डीप आउट ऑफ मनी कॉल पे कितने चांसेस लग रहे हैं आपको बाइसेक्ट करने के? वो 325 का जोन जो था ना राजेश जी, वो अगस्त 2018 का, वो तो ये बाइसेक्ट कर चुका है। तो टेक्निकली अब जो ऑल टाइम हाई था 253 का, वही पेंडिंग है। आपका व्यू क्या है? वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो 330 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। मुझे लगता है अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो कि एक सेफर बेट भी होगा। मुझे लगता है 330 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करंट मार्केट प्राइस इज 4.75, तो ये होगा बाय 330 का कॉल ऑप्शन एट 4.75। कीप योर स्टॉप लॉस एट 3 रुपीज, यानी ₹1.75 का स्टॉप लॉस होगा। सामने एक टारगेट सेट करे करीबन 7 से 8 रुपए का। जी यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बनता है कम से कम 345 से 350। तो काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है, लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है, बने रहे लॉन्ग साइड में। अगर आप फ्यूचर में हैं तो 315 का स्टॉप लॉस रहेगा। 15 का स्टॉप लॉस। ITC एक होल्ड है 345 350 के टारगेट के लिए। इस स्टॉक में बस जमे रहें, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बांधना है। तो वो एक ट्रेड जिसके फेवर में इस समय राजेश सातपुते हैं। चलिए, 2:20 हो चुके हैं बाय द क्लॉक, और अब बारी है 4 का चौका की। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस तैयार है? देखिए, जो कॉल ऑप्शन ले रहे हैं वो है अदानी इंटरप्राइजेस का। वहां पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि देखिए करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमने इस तरह का ब्रेकआउट अदानी इंटरप्राइज में देखा है। अंडरटोन तो पहले से बुलिश बना हुआ था, लेकिन ये कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिला है तो मूव भी बड़ा आना चाहिए। इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 3400 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए अदानी इंटरप्राइजेस का, जिसके भाव चल रहे हैं 160 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 3400 का कॉल ऑप्शन लीजिए। 124 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 240 तक के भाव आपको अदानी इंटरप्राइजेस के 3400 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो 3400 का कॉल लेकर चले। 156.80 के आसपास खड़ा है, और यहीं पर दरअसल अच्छे चांसेस हैं कि मोटा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा। अदानी इंटरप्राइजेस एक स्टॉक जिसकी चर्चा हमने टाइम एंड अगेन CNBC आवाज पर इसी घंटे में की है, जब हम क्या चल रहा है को डिस्कस कर रहे थे, और तब ट्रिगर ये था कि ये जल्द निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा, और वो अनाउंसमेंट कल देर शाम हो गया। तो अगर आपने पहले ही ट्रेड लिया हुआ है और CNBC आवाज देख रहे हैं तो आई एम श्योर इस पोजीशन में आप हैं, वरना अभी भी एक मौका है। 156 पर बात हुई थी, 162 के लेवल्स आ गए हैं स्क्रीन पर। 240 का टारगेट है, 3400 का
दरअसल कॉल अभी भी लिया जा सकता है अदानी एंटरप्राइजेस पर। अदानी आ रहा है निफ्टी में और श्री सीमेंट की जगह ले रहा है, तो श्री सीमेंट विल बी आउट और लॉजिकली फिर आज श्री में हम देख रहे हैं गिरावट। दूसरी तरफ अदानी में करीब 4-5% तक की तेजी आ गई है। 3,362, मुझे याद है ट्रिपल डिजिट का स्टॉक हुआ करता था और 2020 से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब इस कंपनी का निफ्टी 50 का हिस्सा बनना अगली सीरीज से, ये बताइए कि किस बिजनेस को आप कैसे वैल्यू कर रहे हैं राजेश जी, जब इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और कितना पोटेंशियल है यहां से भी अब फिर और भी मजबूत रिटर्न्स देने का? राजेश अग्रवाल। देखिए, फंडामेंटली बोलना कुछ भी दिक्कत की बात है कि 3 डिजिट के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट इस बार वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा हाई लगते हैं। ऊपर से डेट की जो तलवार है पूरे ग्रुप पे लटकी हुई है, तो फंडामेंटली तो हम इस पे अभी कोई राय नहीं दे रहे हैं। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है जिस तरीक़े से मूवमेंट हो, बट इस वक्त फंडामेंटली इस पे कोई ख़रीदारी की राय नहीं है। तो खरीदारी की फिलहाल राय फंडामेंटल्स पर नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म किया इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 4% के गेंस आज के दिन ये कमाकर आपको दे रहा है। चलिए कुछ और काउंटर्स को आपकी रेडार पर लेकर आते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं मोमेंटम काफी मजबूत होता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस की हमने चर्चा कर ली, L&T भी हो गया। अब आइए HDFC पर। HDFC में कई दिनों बाद दरअसल इस तरह की हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ईयर टू डेट आप देखेंगे तो HDFC एकदम साइडलाइंस पर पड़ा हुआ था, इसको लोग छू नहीं रहे थे। हाल फिलहाल में थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। कविता, आज का मूव 2442 वाले लेवल्स जो कंपनी ने दिखाए हैं, यहां से आगे की चाल कितनी और मजबूत होती दिखाई दे सकती है? हर्षदा जी, आज HDFC बैंक में कुछ हरकत आते हुए हमने देखी है। इट्स लाइक ये अपने शॉर्टर मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है मूव फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स इट्स 200 EMA, जो कि समहाउ मुझे लगता है प्लेस्ड एट 2560 के लेवल्स तक ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका वेमा है 200 वेमा। तो एक्सटेंडेड मूव इज पॉसिबल, बट अगर ऑलरेडी पोजीशन किसी ने लिया है आज के दिन में तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2429 का बनते हुए दिखता है। अदरवाइज मुझे लगता है पोजीशन यहां से बनाई जा सकती है। अपसाइड इज ओपन अप टू 2560। जी हर्षदा, वाकई अगर आप देखें आपने बहुत पॉइंट पे HDFC को पिक किया। इस HDFC इस वक्त डे हाई पर है और आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो याद रखिएगा ये अपना 30 अगस्त यानी जो मंगलवार का कैंडल था, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, उसके हाई को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हो। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये 30 अगस्त के हाई को और 25 अगस्त के ओपन पॉइंट को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। मैं यहाँ पे एक एडिट प्रश्न लूँगा, यहाँ पर मानस आपसे लूँगा। इनफैक्ट हमने कई बार HDFC पे ऑप्शन ट्रेड्स किए हैं। मानस, आज की कैंडल ज़्यादा मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि उसका लो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका फोर्स हमेशा कैंडल जो है वो अपने साथ कैरी करती है हाई तक। क्या इसकी कोई 2440 2460 की कॉल ऐड कर लें, जो कि हम करीब 2460 या 2425 या फिर 2500 के जोन में लिक्विडेट कर सकें? आपका व्यू? तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है और आज का लो भी 200 डे मूविंग एवरेज था, वहां से पुल बैक देखने को मिला है। तो चांसेस ज्यादा है कि रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ये 2510 2520 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो HDFC लिमिटेड का जो 2460 का कॉल ऑप्शन है 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपके 39 रुपीज के नीचे रहेंगे और 70 से 80 रुपए तक के टारगेट्स इस कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये देखिए 2460 की कॉल में पोजीशन लेने की सलाह, 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर, ये पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें एक अपॉर्चुनिटी और भी गेंस के आने की है। तो मोमेंटम लौटता हुआ HDFC और ऑफ कोर्स HDFC
बैंक में लेटली। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। जी हां, ऑटो कंपनियां बिक्री के आंकड़े दरअसल मजबूत रहे हैं, ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और इसमें 4 व्हीलर्स में मारुति के आंकड़े भी आ चुके हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। शशांक सर, स्वागत है आपका, शुक्रिया आप सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। अगस्त का महीना डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के हमने आंकड़े देखे, मंथली बेसिस पर अगर इन्हें आके तो अब क्या स्थिति और बेहतर होती दिखाई दे रही ऑन स्लो एंड स्टेडी पाथ? क्योंकि ये जो आंकड़े हैं नॉर्मली आप लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते तो पिछले साल का लो बेस के आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन मंथली ट्रेंड कैसे इंप्रूव हो रहा है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल है इंक्लूडिंग सुपर कैरी सेल 1,37,500 थी कंपेयर्ड विद 1,05,775 पिछले साल। तो अच्छी ग्रोथ है, ये करीब 30% की ग्रोथ है। और अगर पैसेंजर व्हीकल के हवाले से बात करें तो 1,34,000 अगेंस्ट 1,03,000 गुज़िश्ता साल के, यानी इधर भी 30% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में 3,29,000 गाड़ी बिकी और ये पिछले साल 2,60,000 के मुकाबले 26% ज्यादा है। तो अच्छा महीना रहा। इनफैक्ट ये तारीख का जो अगस्त है, अगस्त के सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा और ये तीसरा सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में। सर एग्जैक्टली शशांक जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्रैंड विटारा की बुकिंग है वो कैसी चल रही है, उसको कैसा रिस्पांस मिला और ब्रेजा को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हालांकि अभी हमने कीमतें अभी उसका हमने वो नहीं किया है, अभी कीमतें नहीं अनाउंस करी हैं, लेकिन इस समय करीब तकरीबन 50,000 बुकिंग आ चुकी हैं जिसमें करीब 44% जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बुकिंग है। और जो न्यू ब्रेजा है हमारी उसमें करीब 1,06,000 की क्यूमुलेटिव बुकिंग्स जो है वो आ चुकी हैं इस समय। तो अच्छा रिस्पांस है और हमें उम्मीद है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अभी जब हम कीमतों का ऐलान करेंगे उसके बाद असली जो डिमांड पैटर्न है उसके रुझान देखने को मिलेंगे। तो क्लियरली ये मिड सेगमेंट कार्स स्पेशली मिनी एसयूवी सेगमेंट में डिमांड आप कह रहे हैं अच्छी है, लेकिन मैं फिर से अगस्त की सेल्स पर आना चाहूंगी। किस मॉडल में सबसे ज्यादा पिकअप देखने को मिला है, कहां पर सबसे मजबूत डिमांड रही है, और छोटी गाड़ियों में न्यू ऑल्टो की डिमांड की स्थिति क्या है? क्या उस पर कुछ खुलासा कर पाएंगे? डायवर्जन इसलिए थोड़ा सा देखने को मिला है क्योंकि एक तो कई मॉडल्स का प्रोडक्शन लिमिटेड था और ये लार्जली ड्रिवन है प्रोडक्शन से कि अगर प्रोडक्शन जिन मॉडल्स का बड़ा है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां बनी हैं वो गाड़ियां हम डिस्पैच कर पाए थे, तो इसलिए ये सारा कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जैसे बलिनो अब इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी हो गई है। अभी तक वैगन आर होती थी, पिछले गुज़िश्ता अगर आप 6-7 महीनों से देखें तो वैगन आर अव्वल उस पर चल रही थी, लेकिन अब जो है बलिनो नंबर 1 हो गई है। और साथ ही साथ हमने देखा कि ऑल्टो की डिमांड भी अच्छी होगी। नई ऑल्टो की डिमांड के बाद जो ऑल्टो का सेल है वो भी करीब 15,000 के करीब यूनिट्स हुआ है, जो काफी अच्छा रेट है आई वुड से, बट थैंक्स टू द लॉन्च ऑफ द न्यू ऑल्टो K10। ओके शशांक सर, ये एग्जैक्टली जो आज से 3-4 पहले, स्पेशली अगर आप देखें, मैं फरवरी मार्च में मान के चलूँ, जो कि एवरेज वैगनार का या फिर बलिनो का या फिर आपके अर्टिगा का जो वेटिंग पीरियड था, क्या वेटिंग पीरियड्स में कोई ड्रॉप आया है सब्सटेंशियली? अगर आप देखें पहले से कम है ये पीरियड्स या फिर अभी भी अगर आप देखें वो ड्यूरेशंस में सेम जो कि त्यों हैं? देखिए, अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो पेंडिंग बुकिंग्स जो है वो बढ़ी हैं
लिहाजा एवरेज वेटिंग पीरियड उस नज़र से देखें तो बड़ा है। लेकिन अगर मॉडल वाइज आप देखें तो स्थिति कुछ अलग है। कुछ मॉडल्स में कम हुई है वेटिंग क्योंकि हम उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाए हैं, जैसे कि ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगन आर, ये वो गाड़ियां हैं जहां पे हमने प्रोडक्शन अच्छा किया है और ये वजह है कि यहाँ का वेटिंग पीरियड में कमी आई है। लेकिन कुछ मॉडल्स में जैसे कि ब्रेजा है या जैसे अर्टिगा है, वहां हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, लिहाजा जो वेटिंग पीरियड है उसमें इजाफा हुआ है। तो ऑर्डर बैकलॉग के लिहाज से अब स्थिति कैसी है और कितनी जल्द इंप्रूव हो सकती है? किसी खास मॉडल के लिए हो रहा है क्या? 3,77,000 का टोटल बैक ऑर्डर है, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय अर्टिगा की बुकिंग है, करीब 1,15,000 के करीब अर्टिगा और XL6 की बुकिंग है। क्योंकि आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कहा है कि कुछ की प्रोडक्शन थोड़ी सी कंस्ट्रेंट थी, प्रोडक्शन क्या यहाँ से आप आगे बढ़ा पाएंगे? उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड तो और डिमांड बढ़ सकती है फेस्टिव सीजन के चलते। जी, हम बेहतर यही कर पा रहे हैं कि हम जो सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी है उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे हमारी खास नज़र है। और यही वजह है कि पिछले अगर आप 6-7 महीने देखें तो लगातार स्थिति बेहतर हुई है। अभी 100% तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं प्रोडक्शन में, करीब 94-95% के दरमियान है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर की, मुझे लग रहा है कुछ महीने और रहेगी और यही वजह है कि हम 100% अभी तक प्रोडक्शन नहीं कर पाए। हमारी यही कोशिशें हैं कि हम इसको जो प्रोडक्शन में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको यकीनी बनाएं और इस तरह से ही हम वेटिंग पीरियड जो है वो कम कर सकेंगे। सर, जैसे कि ये बुकिंग के नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड लौट रही है। अब आपके पास गुजरात का और हरियाणा का प्लान भी है, तो कुल मिला के सर कैपेसिटी एडिशंस को लेकर और उस पे होने वाले इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप कुछ फिगर देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है और हमने इसमें अनाउंस भी किया है 2026 के आसपास प्रोडक्शन शुरुआत होगी। और ये जो प्लांट है ये इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन है और ये जब ये पूरे कैपेसिटी पे काम करेगा तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, एक जगह पे प्रोडक्शन करने वाला कार का यूनिट होगा। तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि सुजुकी की कितना अहमियत दे रहा है वो हिंदुस्तान की बाजार को। और ये भी अंदाजा लगेगा कि हमारा जो नजरिया बाजार के मुतालिक है वो काफी पॉजिटिव है और हमें लगता है कि ये मार्केट काफी मजबूत होगा आगे। फाइनली सीएनजी पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर कुछ और प्रोडक्शन बढ़ाने का इरादा है या फिर नए मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान है आपका? जी, तो सीएनजी का भी ठीक चल रहा है। 1,25,000 बुकिंग जो है पेंडिंग है अभी भी सीएनजी की। सीएनजी का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है। लास्ट ईयर हमने करीब 2,30,000 के करीब गाड़ी बेची थी, तो इस बार लगता है 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान जो है गाड़ी बिकेगी सीएनजी की। तो ये अच्छा इजाफा है। हाँ, आपने सही फरमाया कि हमने ये ऐलान किया था कि हम और गाड़ियां सीएनजी लेके आएंगे और हमने पिछले महीने स्विफ्ट जो है उसमें भी सीएनजी ऑफर करी है। आगे आने वाले महीनों में हमें प्लान है कि हम और मॉडल इसमें ऐड करेंगे, लेकिन वो सब इस बात पे मशरूत है कि कितनी गाड़ियां जो हैं हम सीएनजी की बना पाते हैं, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट लंबी है, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा धीरे किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे सप्लाई बेहतर होगी सीएनजी कंपोनेंट्स की, हम और मॉडल्स को इसी साल में कोशिश करके और मॉडल्स को हमें सीएनजी लेके आएंगे। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नई बुकिंग्स को लेकर, कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर आपने सभी पहलुओं पे हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लौटते हैं एक बार, देखिए इसी सेक्टर पे रहेंगे, बातचीत इसी पर आप देखे रखेंगे। जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा, निफ्टी ऑटो, और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस लेके आइए एक बार। 13,280, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर निफ्टी ऑटो। और अगर आप CY22 में देखें, अब तक अगर आप CY22 का लो देखें, अप्रॉक्सीमेटली हमने इस जनवरी में जो इसकी शुरुआत की थी वो था 10,367 का लेवल। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग आपने
करीब करीब 3000 पॉइंट निफ्टी ऑटो में जोड़े। थोड़ा सा इसी सेक्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विन पाटिल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ऑटो एंड मीडिया ऑटो के एलकेपी सिक्योरिटी से जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। अश्विन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विन, अभी इनफैक्ट हम मारुति से बात ही कर रहे थे। बलिनो ने अगर आप देखें कैप्चर कर लिया है द मोस्ट सेलिंग कार ऑफ दिस कंट्री। सब में अगर आप देखें, चाहे आप लिस्टेड एंटिटीज को देखें या फिर नॉन लिस्टेड एंटिटीज को देखें, सब में अगर आप देखें जो वेटिंग पीरियड है साल भर के, XUV 700 का करीब साल 1.5 साल का वेटिंग पीरियड है। अक्टूबर में 3 नई गाड़ियां आ रही हैं, 3-4 नई गाड़ियां आ रही हैं। उसमें M&M की अगर आप देखें, जो कहते हैं आपकी स्कॉर्पियो का अगर आप देखें की डिलीवरी शुरू हो रही है। इस वक्त कितना बजिंग स्पेस है ये, और साथ ही साथ आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब अभी ऑटो में कितना दमखम बाकी है और यहाँ से कितना अपसाइड, और किन किन स्टॉक्स में आप कितना अपसाइड देख रहे हैं, और आपकी प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? जी देखिए, अगर देखा जाए तो अगस्त के नंबर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए काफी अच्छे आए हैं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि उनका ऑर्डर बुक वेरी स्ट्रांग है। और जैसे ही ये सेमीकंडक्टर इशू रिजॉल्व हो जाता है, अभी जैसे शशांक जी ने कहा कि 94 to 95% रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने जो है ये काफी क्रूशियल रहेंगे। जैसे फेस्टिव सीजन जैसा चालू हो जाएगा, अभी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अगस्त में काफी सारे फेस्टिवल्स थे अपने इंडिया में, तो दैट वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ फेस्टिव सीजन। तो जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मेरे ख्याल से ये सेमीकंडक्टर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और उस जो डिमांड है वो तो बरकरार है अभी भी, और जो पेंटअप डिमांड है, जो ऑर्डर बुकिंग्स जो है काफी सारे, इतना लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है हर एक गाड़ी के पीछे, तो मेरे ख्याल से ऑटो OEMs विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सफाइज ये जो डिमांड है चलती आ रही है वो, और जो ये नई कार्स जो लॉन्च हो रही है उसका जो डिमांड बनने वाला है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से कि FY23 और FY24 दोनों साल काफी अच्छे रहेंगे, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। तो उसमें कार्स आएंगे, SUVs भी आएंगे। बड़ा मार्केट तो SUVs का है सर। अभी तो काफी सारे कंपनी जैसे मारुति है, M&M है, टाटा है, हर कोई SUVs पे ज्यादा जोर दे रहा है। दे आर कमिंग अप विथ न्यू लॉन्चेस ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ये जो SUV मार्केट था, जो 1-1.5 साल पहले जस्ट 20% से भी कम कंट्रीब्यूशन देता था ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, अभी वो 40% से भी ज्यादा है। तो वहां पे लोगों की चाहत ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफी बजिंग सेक्टर है, खास करके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। उसके बाद में मेरे ख्याल से ये कमर्शियल व्हीकल्स जो थोड़ा सा स्लो डाउन हमें दिखाई दिया है अगस्त के नंबर्स में, लेकिन वो मेरे ख्याल से टेम्पररी है। और जो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देता है, मतलब वो जोर देते ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये FY23-24 कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी काफी अच्छा है। और टू व्हीलर्स का अगर कहा जाए तो टू व्हीलर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। लास्ट ईयर वाज वेरी बैड फॉर देम। तो ये अब तक जो 5 महीने गए हैं FY23 के, तो उसमें टू व्हीलर्स ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, सिवाय एक्सपोर्ट्स के, जहां पे नाइजीरिया जैसे मार्केट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे ये कंपनीज अगर देखा जाए, मेरा फेवरेट कंपनी अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड काफी अच्छा, उसका प्रोडक्ट मिक्स काफी अच्छा है, फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं, फ्लीट यूटिलाइजेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, और बस का जैसे इकोनॉमी ओपन हो रहा है, वैसे बस इज आल्सो फाइंडिंग अ वेरी गुड डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पिक इज अशोक लेलैंड, फॉलोड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें देखा है कि इतने सारे SUV लॉन्चेस हो रहे हैं, EVs में दे आर डूइंग गुड, कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस इज गुड। फार्म इक्विपमेंट में थोड़ी ओवरऑल सेक्टरल मंदी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। सेकंड पिक एज आई सेड इज महिंद्रा एंड थर्ड इज हीरो मोटोकॉर्प विदिन द टू व्हीलर स्पेस। टू व्हीलर्स पर आने ही वाली थी अश्विन। टू व्हीलर्स में क्योंकि एक चीज हमने देखी है कि सभी के फिगर्स हैव बीन आउट ऑफ द रूफ, स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक मार्केट फ्रंट। हीरो के साथ ये नहीं हुआ। दूसरी एक और चीज है, जो एक्सपोर्ट्स घटा है, जो नाइजीरिया की ओर से थोड़ी बहुत चिंता, जिसका जिक्र आज बजाज ऑटो ने भी किया था। क्या वो एक फैक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इन डोमेस्टिक फिगर्स को लेकर ही एक आप लोग कॉल ले रहे हैं कि परहैप्स द वर्स्ट इज ओवर ऑन द टू व्हीलर साइड?
आई थिंक सो, क्योंकि नाइजीरिया में जो मतलब वो मैक्रो इशू है जो उन्हें परेशान कर रहा है, जैसे करेंसी डिवैल्यूएट हो रहा है, उनका रिटेल सेल्स इज नॉट डूइंग गुड, तो उसे अगर साइड में छोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक पे अगर फोकस ज्यादा करेंगे तो टू व्हीलर्स को भी जहां पे डोमेस्टिक में ज्यादा डिमांड है दे विल बी एबल टू केटर टू दैट डिमांड वेरी वेल। और मेरे ख्याल से जो परेशानी थी लास्ट ईयर वो अभी निकल चुकी है, कोविड भी अभी नाउ इट्स बिहाइंड ऑल ऑफ अस, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो गया है, नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस आर मूविंग डाउन, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, सो दे कैन स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्शन साइड। सो मेरे ख्याल से ये जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं थोड़ा ज्यादा भी खर्चा कर सकते हैं वो लोग ऑन दी अदर एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड इज पैनिंग आउट वेल फॉर ऑल द टू व्हीलर्स, एंड डेफिनेटली ये जो टू व्हीलर कंपनीज है तीनों चारों जो भी है, दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द टू व्हीलर साइड। अभी जो ईवी लॉन्चेस भी होने वाले हैं, जैसे हीरो मोटो का पहला ईवी लॉन्च होने वाला है दिवाली के करीब, तो वो भी काफी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से फॉर द टू व्हीलर सेक्टर। अश्विन, इस डिमांड को एक्सट्रापोलेट अगर करें तो क्या आपकी नजरें कुछ ऑटो एंसिलरीज पर भी है जहां पर इस समय एक्सपोजर लिया जा सकता है? क्योंकि अगर इन कंपनियों की डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स के लिए तो उनके सप्लायर्स पर भी नजरें होनी चाहिए। डेफिनेटली, जैसे हम टायर कंपनीज कहते हैं, जैसे सियाट है, सियाट काफी हमें अच्छी लगती है टायर्स में, अपोलो टायर्स भी सेकंड रैंकिंग पे है टायर्स कंसिडर करते हुए। बैटरीज में एक्साइड अच्छी लग रही है, दे आर कमिंग अप विद न्यू बैटरी प्लांट, लिथियम आयन प्लांट जो वो नए ला रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम फॉर द ईवी, जहां तक ईवी का सवाल आता है वहां तक। देन ऑल्सो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करके एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो काफी अच्छी कर रही है फिलहाल, उनका भी सीवीज पे और पैसेंजर व्हीकल्स पे काफी जोर है। तो ऐसे कुछ कंपनीज है, जैसे और एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी है जो हमें काफी अच्छी लगती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जो ऑफ द हाईवे टायर्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये कुछ 4-5 कंपनीज है ऑटो एंसिलरीज में जिन्हें ऑटो ओईएम्स का के ग्रोथ से काफी फायदा होगा आगे जाके। में जो डाउन साइकिल था वो कंप्लीटली घूम चुका है। इन फिगर्स ने जो अगस्त के महीने के बिक्री के आंकड़े आए हैं वही सिग्नल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ से आगे जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन में और उतरेंगे तो शायद और भी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन पाटिल हमारे लिए समय निकालने के लिए। अश्विन के टॉप पसंदीदा शेयर आपके सामने लिस्ट बन चुकी है। M&M, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, सीवी आपका पैसेंजर व्हीकल ऑब्लिक एसयूवी प्ले और साथ ही साथ टू व्हीलर प्ले में, और एंसिलरीज में सिएट, एक्साइट जैसी कंपनियां, एंड्योरेंस, क्राफ्ट्समैन ऑटो जैसी कंपनियां इनके रेडार पर है। इन पर इनफैक्ट एक टेक्निकल चेक समेत अगर आपने एक ऑटो ट्रेड लेना हो गुड आफ्टरनून, वो क्या रहेगा? क्या आप सीवी साइड देख रहे हैं या फिर टू व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल्स, कौन सा स्टॉक है? गुड आफ्टरनून। देखिए विद इन दिस स्पेस अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा, इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से हम बता रहे हैं अशोक लेलैंड ही होगा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव आ चुकी है, बट अभी भी नेवरदलेस ये स्टॉक में अभी भी काफी स्टीम है। जैसे ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 दिनों से टेक ऑफ किया हुआ है वॉल्यूम के साथ, उसमें इंडिकेशंस है जो उसके प्रीवियस हाई थे 167-170 के आसपास, वो बहुत जल्दी ये नॉक ऑफ कर सकता है, और यहाँ से इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से भी और ये 10 से 15% की मूव आने वाले कुछ हफ्तों में दे सकता है। तो अशोक लेलैंड ऑन अ डिक्लाइन प्रॉब्ली टुवर्ड्स 160-158, रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो हम अशोक लेलैंड पे ही विद इन दी ऑटो स्पेस फोकस करेंगे, और कोई भी डिक्लाइन हो तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और 180 से लेके 185 के लेवल्स हमारे अशोक लेलैंड पे है। से 85 तक के लेवल्स अशोक लेलैंड में आगे देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल वो काउंटर जो इनफैक्ट पिछले कई दिनों से रेडार पर है, और आज समित भी कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए। बम्पर तेजी स्टॉक ने दरअसल करके दी है, एक आउट परफॉर्मर रहा है सीवी साइकिल में, 185 तक का इंतजार रहेगा अब। अच्छा लगे हाथ समित, चार्ट का चमत्कार आपके जिम्मे था, बताइए कुछ आइडेंटिफाई हुआ है? देखिए हर्षदा, लीकर स्टॉक्स में काफी एक बज़ दिख रहा है, और विद इन दी एफएनओ स्पेस यूबीएल में काफी एक अच्छा ट्रैक्शन हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूबीएल दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लियरली यूबीएल ने आउट परफॉर्म किया है, बट आज की प्राइस एक्शन जैसे मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स की हुई है, उससे हमें लगता है कि ये स्टॉक में अभी कैचअप हो सकता है। अभी 824 के आसपास अंडरलाइंग में ये ट्रेड हो रहा है,
तो अगर कोई कैश सेगमेंट में लेना चाहता है तो 812 के स्टॉप लॉस से ले सकता है, 845 से लेके 855 के टारगेट्स होंगे। बट हम हमारे क्लाइंट्स को ये ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। 840 का कॉल ऑप्शन जो अभी 2450-25 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये हम बाय करने की सलाह देंगे। 14.8 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 48 रहेगा, और एज अ डिस्क्लोजर ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स के आसपास रिकमेंड किया हो। 40 के टारगेट के लिए 840 का कॉल लेकर चले यूएसएल का, तो ये है फिलहाल आपके लिए राइट। 24 के आसपास मिल रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको, 48 का टारगेट रहेगा। आज वैसे आई डोंट नो फ्राइडे फैक्टर है या इत्तेफाक है कि सारे रास्ते यूएसएल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले राजेश सातपुते का भी टॉप ट्रेड यही था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें तेजी का ट्रेड दिया। अब सातपुते जी, एफएनओ सुपरस्टार की बारी है, बताइए। जी देखिए, यहाँ पे जो कह सकते कि आप थोड़ा सा पोजिशनल रखें इस ट्रेड को, दैट इज व्हाट आई मीन। क्योंकि देखिए चार्टी के लिए निफ्टी में प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो चुना है वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC में आप अगर देखें तो बाजार में वोलेटिलिटी है, लेकिन LIC में जो ब्रेकआउट हुआ है, जो पैटर्न हम देखते हैं वो है राइजिंग वेज फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकआउट है फ्यूचर में 408 के ऊपर। तो ये 408 के ऊपर का ये बाय बनता है, 400 का स्टॉप लॉस है, एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका टारगेट बनेगा कम से कम 430 प्लस। तो कह सकते हैं कि थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, क्योंकि बाजार में उठापटक है, तो मैंने थोड़ा सोचा कि पोजिशनल ऐसा ट्रेड देखी जो अगर कोई लेके भी जाना चाहे तो लेके जा सके। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस आपने पिक किया, और याद रखिएगा इसी चीज़ में आप पूरे के एक बार आप जरा 3 स्टॉक्स रखिएगा, कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही साथ HDFC का ट्रेड अभी कुछ देर पहले हर्षदा ने लिया था, मार्क किया था, और वो डे हाई पर आ गया। और उसके बाद जो मानस ने वहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेड दिया था 2460 का, एग्जैक्टली अगर आप देखिए 50 पे दिया था। इस डिस्कशन के दौरान जब हम मारुति पे डिस्कशन कर रहे थे, तो याद रखिएगा वो ऑप्शन 54 लगा के गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक बार कैनफिन होम्स भी रखिएगा। तो पूरी की पूरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो चंक है ना, वो बेहद शानदार करता हुआ। आज सुबह आपको याद रखिएगा हम बात भी कर रहे थे कि रियल स्टेट स्पेस और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त सुपर स्विंग दे रहे हैं। DLF के साथ हमने आज इंटरेक्शन भी किया था, और वो खुद भी कह रहे थे इनफैक्ट 10-10 पे जब DLF हमारे साथ मौजूद था कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली Delhi NCR में। लेकिन एग्जैक्टली रियल स्टेट स्पेस में चल क्या रहा है, आपने पिछले 2 महीने में पैसा बनाया, ओबरा रियलिटी, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी शायद उतना नहीं चला, लेकिन ये 2 स्टॉक्स बहुत से चले। लेकिन पूरे रियल स्टेट स्पेस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और आशीष की ज़ुबानी अगर हम बोले तो क्या चल रहा है, हमें आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, एक चीज़ तो है यतिन, अगर आप देखें कि मैं इनफैक्ट Delhi NCR के मार्केट को देख रहा हूँ, रेट रिवर्सल बहुत स्ट्रांग हुआ, बट स्टिल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, हायर प्राइसेस भी कंज्यूम हो रहे हैं। एग्जैक्टली इस स्पेस में हो क्या रहा है इस वक्त, थोड़ा सा बयां कीजिए। देखिए वीरेंद्र, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो जो कोविड में हमने 1-2 साल का पेंटअप डिमांड देखा था, काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने अपनी स्टैम्प ड्यूटी या सर्कल रेट्स कम किए थे, तो कहीं ना कहीं डिमांड को बूस्टर मिला और एकदम से आपको थोड़ा बहुत डिमांड स्लो डाउन दिखा, लेकिन पिकअप हो रहा है फिर से एक बार। अगर हम MMR रीजन की बात करें, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, यहाँ आपको दिखेगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से रियल एस्टेट की डिमांड बाउंस होती हुई दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में। इनफैक्ट जो अगस्त के रजिस्ट्रेशंस हैं, जनरली एक स्लैक महीना होता है अगस्त, लेकिन पिछले 10 सालों का सबसे बेस्ट अगस्त का महीना गया है रजिस्ट्रेशंस के लिहाज से। इनफैक्ट लगभग 26% की रजिस्ट्रेशन ग्रोथ आपको मुंबई के MMR रीजन में होती हुई दिखाई दी है। 8,500 यूनिट्स के थोड़ा बहुत ऊपर आपको रजिस्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम एवरेज टिकट साइज की बात करें तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच के फ्लैट्स की वैल्यू के हिसाब से यहाँ आपको रजिस्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट सब 1000 स्क्वायर फीट कैटेगरी, यानी 1000 स्क्वायर फीट से कम साइज वाले घरों में आपको लगभग ज़्यादातर 80-85% डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो लो टिकट है, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए या 10 लाख से 50 लाख रुपए तक के जो घर हैं,
यहाँ आपको डिमांड का आउटबर्स्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट है अभी भी हॉट है, और अगर आप आज की मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखें तो इनकी जो रियल एस्टेट को लेके सलाह है, उनको लगता है कि बॉम्बे रियल एस्टेट जिस हिसाब से बढ़िया तरीके से मूव हो रहा है, ओबेरॉय रियल्टी और लोधा, ये 2 स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर उस रिपोर्ट में यतिन कुछ उल्लेख हो कमर्शियल का सेगमेंट का कि कमर्शियल में डिमांड कैसी है, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ भी काफ़ी बड़ा, अगर आप देखें, डेंट पड़ा था, रेंटल्स काफ़ी कम हुए थे, रेंट नेगोशिएशंस काफ़ी हुई थी, जेन्युइन बैंक डिमांड काफ़ी, अगर आप देखें, बैकफुट पे चली गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ कमर्शियल को लेकर कहा गया है क्या? देखिए, ऐसा स्पेसिफिक कोई डेटा कमर्शियल को लेकर नहीं है, लेकिन डिमांड हेल्दी है, ट्रेंड हेल्दी है, ऐसा लिखा गया है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की डेटा की बात करें तो स्पेसिफिकली जो रेजिडेंशियल जो रियल एस्टेट है इसको लेके उल्लेख किया गया है, क्योंकि भय ये था कि क्योंकि 5% वाली स्टैम्प ड्यूटी 6% कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने, तो उसके बाद थोड़ा बहुत स्लैक आता हुआ दिखाई देगा आपको। वो नहीं हुआ। इनफैक्ट अगस्त के महीने में आपको अच्छी रजिस्ट्रेशन आती हुई दिखाई दी। तो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जो स्टैम्प ड्यूटी में इजाफा हुआ है, या जो कोविड पीरियड है उससे आपको कई गुना ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके बावजूद अच्छी रजिस्ट्रेशन आपको रेजिडेंशियल मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, ऐसा वो रिपोर्ट में लिखा गया है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली रियल्टी स्पेस बूमिंग है और अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। राजेश अग्रवाल, बताइए आपका फिर फेवर्ड ट्रेड क्या रहेगा, या फिर आपको लग रहा है जैसे हमारे दूसरे जानकार भी कह रहे थे, इसे हाउसिंग फाइनेंस के जरिए प्ले किया जाए? देखिए, अभी यतिन भी कह रहे थे कि रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी चल रही है, रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस सारा ही स्टॉक्स अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग एस्ट्रल डिस्कस कर रहे थे, तो इस कड़ी को थोड़ी और आगे बढ़ाता हूँ। मैं समझता हूँ 4 के चौके के हिसाब से वी गार्ड को देखना चाहिए। कंपनी के सारे सेगमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तीसरी ऐसी तिमाही है जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कंपनी जो इस वक्त 60% के आसपास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो 75% करने की बात कर रही है। कमोडिटी प्राइसेस में भारी गिरावट आने के कारण से इनके मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स की, भले वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या वायरिंग हो, डिमांड बढ़ी हुई है। और रियल एस्टेट में जिस तरीके से अट्रैक्शन रहेगा, मुझे लगता है कि वी गार्ड जैसी कंपनियों को उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। और नंबर्स भी बेहद अच्छे आए थे। बॉटम लाइन लगभग दुगनी हो गई थी, टॉप लाइन में भी अच्छा जंप था। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है वी गार्ड को कम से कम 270 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करके रखनी चाहिए। ये आपका मिड कैप फंडा ट्रेड तो नहीं है राजेश जी? सॉरी, ये मिड कैप फंडा ट्रेड भी यही है क्या? आप चाहो तो मैं एक और दे देता हूँ। हाँ दीजिए प्लीज, व्हाई नॉट। मिड कैप फंडा बताइए क्या होगा। वी गार्ड तो है ही एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जिसमें आप देखिए, आपने बोला और 3.5% भाग गया। मिड कैप के हिसाब से मैं समझता हूँ एलजी इक्विपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एयर कंप्रेशर बनाती हुई कंपनी कोयम्बटूर की है। मार्जिन्स में सुधार आया है। न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इंटरनेशनल में तो खास करके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इन्होंने ऑर्गेनिक रूट से अपने एक्सपेंशन किए हैं। कई एक्वायर करी है कंपनियां और नंबर्स अच्छे आए थे। मैनेजमेंट का सीधा सीधा बयान है कि 2026 तक नंबर्स ऑलमोस्ट दुगने हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और ये हम इसको मिड कैप फंडा के हिसाब से भी मान के चल सकते हैं। इक्विपमेंट्स और वो स्टॉक देखिए 8.8% की तेजी पर इस समय कर रहा है कारोबार। ये है मिड कैप फंडा ट्रेड जो राजेश अग्रवाल ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। मजबूत काउंटर ये भी। तो ये बेसिकली वो स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, एक स्टॉक जो मोमेंटम इस समय पकड़ रहा है वो है वेल्सपन कॉर्प। कविता जी, इसको तो आप ट्रैक करती है ना वेल्सपन कॉर्प? मैंने सुना है आपके मुंह से कई दफा। 4.5% की तेजी, वॉल्यूम एक्शन जोरदार देखने को मिला और ये एवरेज वॉल्यूम से इनफैक्ट 1.5 गुना का उछाल 239 पर है स्टॉक आज। ये सौजना जी, सो काउंटर जो है एक अच्छे मोमेंटम में है और डेली चार्ट तो अपनी एक स्ट्रेंथ शो करते हुए दिख रहा है। दोज हैव लाइक बॉट फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है उन्हें एसएल ट्रेड करना भी चाहिए 232 के लेवल्स पर।
Upside is open up to 242 as an intraday perspective is concerned. Else मुझे लगता है डिप्स पर दोबारा खरीदी की जा सकती है, जहाँ 230-229 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और आने वाले समय में इट्स पॉसिबल कि 247-250 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। वेल्समैन को आपके स्क्रीन पर आप देखें 239.55 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। ये कॉल कई बार कविता जी की रही है और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान आते हैं, वो अगर आप देखें उन्होंने भी कई बार खुल के इस स्टॉक को रिकमेंड किया है इसके अपसाइड पोटेंशियल्स को देखते हुए। चलिए अब विषय बदलते हैं और एक राय लेते हैं बाजार के फंडामेंटल्स पे। आपको इस वक्त पोर्टफोलियो को किस नज़रिए से डिज़ाइन करना चाहिए, प्रेफर अगर आप देखें स्पेस कौन से होने चाहिए। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज कमाई का अड्डा में श्री देवेंद्र चौकसी की आज चौकसी सिक्योरिटी से मौजूद हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बात तो है सर कि अगर आप इस हफ्ते को देखें, ट्रंकेटेड वीक को देखें, जब यूएस मार्केट बहुत बड़ी तरीके से कोलैप्स हुए, लास्ट फ्राइडे से जिस तरीके से अगर आप देखें यूएस मार्केट ने कोलैप्स होना शुरू किया है, उसके अगेंस्ट इंडियन मार्केट्स ने बहुत ही अगर आप देखें अपने आप को हायर लेवल्स पे सस्टेन रखने की टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट किया है। लिक्विडिटी काफ़ी चेज कर रही है इंडियन मार्केट्स को। सर अभी आपको लग क्या रहा है, जिस तरीके से यूएस के चार्ट्स डिस्टर्ब हो गए हैं और बड़े रेट हाइस की तरफ अगर वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स में ये लेवल होल्ड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यहाँ से डाउन साइड खुलेगा, किस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। एक तो आई थिंक हम ऐसा देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर जो रेजिलियंस बना हुआ है, दैट मीन्स के एवरी फॉल देयर इज अ बाइंग कमिंग इन फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एंड आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इंडिया मार्केट के अंदर, वो एफआई की तरफ से जब भी सेलिंग आता है तभी वो सेलिंग एब्सॉर्ब कर लेता है और आई थिंक ही गेट्स इनटू द बाइंग। उसका एक वन ऑफ द बिगर रीजन ऐसा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल्स है हमारे मार्केट के, वो काफी स्ट्रांग है। क्षेत्र की तरफ से बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हम क्रेडिट ग्रोथ देखने जा रहे हैं। द कॉर्पोरेट लेंडिंग की जो ग्रोथ हो रही है, वो पहले इतने सालों में नहीं देखी थी, उतनी ग्रोथ ये समय के अंदर आ रही है। तो ये ऐसा इंडिकेशन देता है कि बैंक के कारोबार बढ़ना, उसका एक मीनिंग ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के पास कारोबार बढ़ा है, उन्होंने क्रेडिट एब्सॉर्ब करना शुरू किया है, तो एक संकेत देता है कि आगे के समय के लिए हमारे वहाँ ग्रोथ है। दूसरी तरफ करीबन 1,40,000 1,50,000 करोड़ के बीच में जीएसटी का हर महीने कलेक्शन आना, वो भी एक संकेत देता है कि इकोनॉमी एक अच्छी परिस्थिति में है। ऑटोमोबाइल के जो फिगर्स आते हैं उसके अंदर लास्ट मंथ के फिगर देखे तो वो भी एक सजेस्ट करते हैं कि आई थिंक हमारे वहाँ कंजम्पशन थीम बना हुआ है। इंडस्ट्री के जो नतीजे आंकड़े आते हैं उसके अंदर भी ये चीज कंफर्म होती है कि हमारे वहाँ ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो ये सब चीज का एक ही विश्लेषण होता है कि ग्रोथ जब इकोनॉमी में आती है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा डालता है, फॉरेन ट्रेडर पैसा निकाल रहा है, तो ये दोनों के बीच के अंदर आई थिंक मार्केट संभला हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर रुपया डॉलर के सामने ज्यादा वीक नहीं होता है तो इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी ब्रिंगिंग मनी इनटू आवर मार्केट एंड दैट कैन ऐड फर्दर राइज। So all in all put together, the strong fundamentals of the economy, strong fundamentals of the corporate sector, and increase inflow of money both from the domestic as well as from the global market is basically हमारे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए वो जवाबदार है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बाकी और सर एक और चीज़ देवेंद्र जी, मतलब इस साल CY22 में जब इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक अगर आप देखें भटके हुए नजर आए, कभी इधर कभी उधर, स्पेशली हमने 15,133 की 183 की ट्रैजेक्टरी को भी देखा। राइट नाउ वी आर एट 17,543, बहुत स्टेबल में बहुत शानदार प्राइस परफॉर्मेंस वाले देने वाले स्पेस रहे ऑटो। अभी कुछ देर पहले हम ऑटो की बात कर रहे थे। कैपिटल गुड्स और अगर आप देखें आई मीन कंपनी विद इन द कैपिटल गुड्स, L&T, सिमेंस, ABB, कमिंस, सब ने अच्छा मूव दिया। L&T के नंबर्स इस बार काफ़ी अच्छे खासे रहे। एक एक करके छेड़ते हैं। आपको क्या लगता है मीन कि वो बहुत अच्छा सुनहरा दौर, एक बड़े लॉन्चेस, बड़े अगर आप देखें आपके बुकिंग्स, फेस्टिवल सीजन, क्या ऑटो ने पूरा कैप्चर कर लिया है प्राइस में, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी एटलीस्ट फेस्टिवल सीजन तक या फिर दिवाली तक ये मूव कंटिन्यू करेगा ऑटो का? के अंदर जो कंजम्पशन बढ़ा है उसको एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अलग अलग माध्यम से देखें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को सबसे पहले चुनते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेंडिंग हो रहा है
उसके हिसाब से कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री के अंदर जो लॉजिस्टिक मोमेंट की इंक्रीज एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ में डिमांड बनी हुई है। तीसरी तरफ देखें तो जो PLI के स्कीम के अंदर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उसके साथ में आई थिंक कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ होना जरूरी बनता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई थिंक द स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना कमर्शियल व्हीकल की डिमांड के लिए एक अच्छा संकेत है। तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर आप एक चीज को दूसरा जोड़ लीजिए, फार्म सेक्टर का आउटपुट, फार्म सेक्टर के अंदर ग्रोथ बनने से आई थिंक कमर्शियल व्हीकल मूवमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड हैपनिंग इन द रूरल इंडिया। So I think all these factors are responsible for increasing the demand for commercial vehicles. पैसेंजर व्हीकल की डिमांड इंक्रीज करने के लिए मूलभूत जो जवाबदार कारण है उसके अंदर रोड का डेवलपमेंट होना। पहले हमारे भारत वर्ष में आई थिंक कोई भी जगह पहुंचना तो रोड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज टुडे रोड्स आर अवेलेबल and as a result of which higher amount of increased activity on the road has started happening, transportation has started happening, पैसेंजर व्हीकल की डिमांड बहुत तरीके वहां से बढ़ी है। जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो भी उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर जो हिसाब से इनकम बढ़ी है फार्मर्स की, जो हिसाब से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ के आ रहा है, तो रूरल इंडिया इज ऑल्सो जनरेटिंग हायर अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर टू व्हीलर्स। मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र इज अ डायरेक्शन प्रोवाइडर and possibly consumption in the auto sector is basically suggesting that we will be having a sustainably higher amount of demand. तो एक चीज ये कंक्लूड होती है कि जो जो क्षेत्र के अंदर ग्रोथ आना है उसके अंदर एक ऑटो का ग्रोथ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का ग्रोथ है, हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ है, IT और IT रिलेटेड सर्विसेज का ग्रोथ है, क्योंकि 5G जैसे महत्वपूर्ण निर्णय के साथ में ज्यादातर एप्लीकेशन रोल आउट होगी वो 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी। तो आई थिंक दैट इज आल्सो सजेस्टिंग ग्रोथ एंड आई थिंक द फार्मा FMCG बिजनेस आल्सो is basically growing largely because of the inherent demand in the system. So I would think that I think overall economic progress बढ़ने के साथ में कंपनियों या क्षेत्रों को, सेक्टर को आई थिंक ग्रोथ बढ़ने की एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड दैट इज वेयर इन्वेस्टर्स आर बेसिकली मेकिंग मनी आल्सो आफ्टर इन्वेस्टिंग इनटू दैट। आफ्टरनून एक और सेक्टर जिसमें हमने देखा बड़ा पैसा लगा है वो है डिफेंस कंपनियां, और आज का दिन भी खास है क्योंकि INS विक्रांत को जो कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में, वो इनफैक्ट एक दिशा दिखा रहा है कि यहाँ से आगे क्या पोटेंशियल है इन इंडियन कंपनियों का। उस लिहाज से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल आपने लेना हो करंट लेवल्स पर, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इन स्टॉक्स ने इस पूरे साल काफी डिसेंट नहीं अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, वैल्यूएशन के वाइज और आगे के ऑर्डर बुक पोटेंशियल ग्रोथ के वाइज के लिहाज से आपकी गट फील क्या कहती है? डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे आई थिंक हमारे वहाँ कारोबार अभी खुला है। ग्लोबल मार्केट के अंदर हम पहली बार एक्सपोर्ट्स करने जा रहे हैं, अभी तक हम इंपोर्ट करते थे। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट अवर कंपनीज आर हैविंग इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी, और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी बनती है एक्सपोर्ट करने की। फिर दोनों माध्यम के हिसाब से डिफेंस का कारोबार एक सिस्टमेटिकली बड़ा होने जा रहा है। डिफेंस इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम इन आवर कंट्री, and as a result of which I think if the import substitution takes place then Indian companies are going to get benefited out of it, that is understood. तो जो कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है उसके अंदर 2 या 3 चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डिफेंस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एंड आई थिंक उसके अंदर जो जो कंपनी के पास अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है वो डिफेंस के अंदर ज्यादातर रोल प्ले कर पाएंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Second thing, defense is not a very precious sector as far as I think earning margins concerned. Most of the companies will make margin out of defense, I think on a larger bulk and larger or bulk supply उसके ऊपर मार्जिन कमाएंगे, ना कि फैट मार्जिन कमाने को मिलेगा। तो ये चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो फ्यू ऑफ द कंपनीज, और डिफेंस के अंदर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी बिजनेसेस डिफेंस के अंदर, प्रोडक्ट्स डिफेंस के अंदर एक्सेप्ट होती है उसका एक साइकिल टाइम रहता है एक्सेप्टेंस के लिए 5 या 7 साल का। उसके बाद में आई थिंक दोस प्रोडक्ट्स आर गेटिंग एक्सेप्टेड इन डिफेंस। तो एक गेस्टेशन पीरियड काफी अच्छा लंबा रहता है यहाँ पे। ये सब चीज को मिला जुला के देखो तो डिफेंस एज ए सेक्टर इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट, बट जो इन्वेस्टर ऐसा सोच रहे हैं कि इसके अंदर आपको हर सालाना 30 से 50% का कारोबार के अंदर ग्रोथ आएगा, तो शायद वो नहीं आए,
मैं ऐसा मानता हूँ कि 15-20% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन के साथ में आप डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 4 या 5 साल के अंदर आपकी कैपिटल दुगनी से ज्यादा बनती है। वो आपको मार्गदर्शन मिलता है यहाँ से। देवेंद्र भाई, फाइनली मैं, क्योंकि आप ऑटो पर जिक्र कर रहे थे और ऑटो में रियली क्लियरली टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े ये इंडिकेट कर रहे हैं और जो एस्कॉट्स के आंकड़े हैं कि रूरल इनकम थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, उससे रिलेटेड कोई और थीम जो आप इस समय पकड़ना चाहेंगे? क्या ये एक्सट्रापोलेट करें सीमेंट कंपनियों के आगे, क्या डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? क्या एफएमसीजी में भी ये प्ले आउट होगा वॉल्यूम्स में? बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लाई बिजनेस आई थिंक इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट के साथ में जुड़ा हुआ विषय है। एक तरफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छा समय है, दूसरी तरफ बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि हाउसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये दो क्षेत्रों को आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जुड़ सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर ज्यादातर विश्वास इसलिए भी है कि करीबन 20% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ उनका बना हुआ है और अगले 5 साल के लिए तो एटलीस्ट आई थिंक एक क्लैरिटी बनी हुई है कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस विल एटलीस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एट 20% रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ रहेगी। बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट के अंदर आई थिंक सीमेंट से लेके टाइलिंग से लेके प्लम्बिंग मटेरियल से लेके इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड फिटिंग्स के साथ में जुड़ते हैं बिजनेस को और इवन वाइट गुड्स को जोड़ते हैं। तो मेरे पास ऐसा समझ में आता है कि ये कारोबार को भी आई थिंक आगे के समय के लिए डिमांड का सिचुएशन काफी स्ट्रांग रहेगी। Now that does not mean that every company will have the same opportunity to make money also, because most of these companies would also have higher amount of cost to absorb, and I think on a distribution scale they can make money. So we'll have to be very selective about I think some of the companies which I have mentioned within those sectors. Some of the companies will have to be selected, and that's where I think possibly investor will make money. But as a direction, these two areas, the housing finance business and the building materials business, I think these two areas जो रियल एस्टेट के समय जुड़े हैं उसके अंदर हमें एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है आगे के समय के लिए इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ लाने की। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज कई सारी, लेकिन बस आपको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करना है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थीम, कुछ ऑटो कंपनियां, और अगर आप डिफेंस को लेकर बुलिश हैं तो लंबा समय का ये निवेश होना चाहिए आपको। अब यहाँ से फटाफट रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए मार्केट का हाल एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो ऊपरी लेवल्स पर फिर मुनाफा वसूली आई और 17,537 के लेवल्स पर हल्की सी गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब 100 पॉइंट नीचे गया, 100 पॉइंट ऊपर आकर अब 100 पॉइंट नीचे भी आ चुका है। तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसे में डीलिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताएं। तो हर्षदा, सिंजीन पे नज़र होनी चाहिए। ये सिंजीन में जो एसटीबीटी की जो कॉल है उसका बेस एक बज़ है जो डीलिंग रूम्स में आज है कि शायद आपको नेक्स्ट वीक यहाँ एक बल्क डील या ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। तो सिंजीन में अगर आप देखें तो शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है, फ्यूचर्स भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ से शायद आपको 10 से 15 रुपए का डाउन टिक देखने को मिल सकता है। तो सिंजीन जो कि बायोकॉन की सब्सिडरी है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी की बात करते हैं जहाँ थोड़े बहुत बाय फ्लोज हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो डीलर्स यहाँ 170 से लेके 175 तक के टारगेट्स पोजिशनली देख रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो एनटीपीसी नए प्लांट्स लगाने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम देखें ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और जिस हिसाब से बिजली की मांग बढ़ रही है शायद थर्मल पावर प्लांट्स एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज को ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं यहाँ के अपनी ग्रीन एनर्जी डिवीजन में स्टेक सेल भी करेंगे लगभग 26% का। तो बहुत सारी न्यूज़ बिट्स हैं और इसी बीच डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनली 170 से लेकर 175 तक के टारगेट्स आने चाहिए। आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लें तो लगभग 38 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे। तो एनटीपीसी में तेजी का ट्रेड क्लियरली आता हुआ, लेकिन सिंजीन पर एक सेल साइड का ट्रेड आता हुआ दिखाई दिया है। ये वो दो ट्रेड्स जो डीलर्स में सबसे ज्यादा चर्चा में है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। सिंजीन अनफॉर्चुनेटली राजेश जी, आपने सुबह में तेजी का कॉल दिया था, पूरी तरह से घूम गया है। कोई होप यहाँ पर या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ? हर्षद देखिए, हमने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था कॉल इस तरह से था, इट वाज अ बाय अबव 600, 590 वाज अ स्टॉप लॉस और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 620-25 का था।
लेकिन जिस तरह से घूम गया तो मेरे हिसाब से इज बेटर टू क्लोज योर पोजीशन, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर से एक लॉन्ग लिक्विडेशन का प्रेशर कंटिन्यूअस आ रहा है, तो बेटर टू क्लोज योर स्क्वायर ऑफ कर दीजिए ये पोजीशन, क्योंकि यहाँ से अगर घटता है तो मुझे लगता है फिर इन दैट केस कम से कम 565 टू 570 तक ये और फिसल सकता है, तो इट्स अ स्क्वायर फॉर मी। जी ना, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है और फार्मा में कोई आप देखें बहुत अच्छे स्विंग्स मिल भी रहे हैं और बहुत ही अगर आप देखें जिसे कहते हैं लोअर ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड ये स्पेस है। लुक एट बायोकॉन टुडे, और कल बायोकॉन लॉजिक्स पे बात हो रही थी हमारी मैनेजमेंट से, और जो उनके प्लांट्स को लेकर आप देखें जो खबर थी, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कल कि बायोकॉन में अगर आपके पास डिलीवरी है तो याद रखिएगा 300 के नीचे अपना रिस्क मैनेज कर लीजिए या फिर जो भी करना है करिए, बट बिलो 305 ये काफ़ी अगर आप देखें सीवियर पेन देगा, और आप देखिए 296.40 के स्तर पे आके ट्रेड करते हुए। खैर अब एक काम करते हैं, आपको डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाते हैं और उसके बाद BTST का और STBT का क्रम शुरू करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 4 अंकों पर करीब 31660। आज के कारोबार के बाद याद रखिएगा यूएस मार्केट जो है वो सोमवार को शट रहेंगे, तो आज का अगर आप देखें क्लोज काफ़ी प्रभाव डालेगा, काफ़ी प्रभावशाली भी होगा हमारे अगर आप देखें मंडे के सेटअप के लिए। मानस आप क्या कैरी करेंगे? आज एक अच्छी बात यह है, देखिए एक सप्लाई जोन जो था 617 का और पहला कॉल राइटर का जोन था वो बाइसेक्ट नहीं कर पाया। हम 39,500 और बैंक निफ्टी कॉल राइटर जोन वो बाइसेक्ट नहीं कर पाए, बट हमने 20 डेमा की जो जिसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंस उसको कायम रखा। ऐसे में मानस आपके ट्रेड की थीम और ट्रेड आपका। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड को ही लेके जाएंगे, इससे पहले भी इस बारे में एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात हुई, तो BTST के लिए तो एचडीएफसी लिमिटेड को लेके जाएंगे। 24.45 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 24 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ शायद 2500 रुपए तक के भाव आपको मंडे को एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। HDFC में 2500 रुपए तक के स्विंग, 2480 तक के स्विंग आपको देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है मानस का। इट्स ए फर्स्ट बाय कॉल HDFC, यानी अगर आप देखें इंडेक्स का हैवी वेट मानस लॉन्ग साइड पे कैरी करते हुए। और याद रखिएगा ये डिस्कशन हमने 242 पे शुरू किया था, मतलब 2442 पे शुरू किया था, इट्स कोटिंग 2445, और उस ऑप्शन पे भी याद रखिएगा जो उस पर मानस ने कमेंट किया था वो अभी भी 51 रुपए पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी मैं HDFC बैंक को कैरी करूंगा। मुझे लगता है आज दोनों HDFC ट्विंस बढ़िया कर रहे हैं, तो HDFC बैंक का जो मेरा टारगेट है फ्यूचर में मेरे हिसाब से कम 1520 से लेके 1540 तक जाएगा, तो ये 1490 के आसपास है, इसे बाय करें 1480 के स्टॉप लॉस के साथ। इन एडिशन टू दिस वीरेंद्र जी 1480 का 1480 का कॉल आपको 38 पे मिल रहा है, इसे भी ले सकते हैं अगर कोई डिफेंसिव प्ले है करना चाहता है तो HDFC बैंक का 1480 का कॉल बाय करें एट अ लेवल ऑफ 38, योर स्टॉप लॉस विल बी एट 30 एंड सेट अ टारगेट एट 60 प्लस। तो HDFC बैंक आपके लिए ये ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं राजेश सातपुते। इससे पहले आपको HDFC पिक किया मानस ने, तो ये दोनों तेजी के ट्रेड्स आते हुए। गावा सर आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड अर्शदा मैं रिपीट करूंगा, जो 1 बजे दिया था मैंने, वो है भारत फोर्ज। मुझे इसमें तेजी नजर आती है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, सेटअप भी अच्छा लगता है, अच्छा बेस बना है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है 740 जोन्स पर, और 3 दिन से मैं अच्छी तेजी देख रहे हैं, आज भी अच्छा लगता है। 760 का स्टॉप लगाना चाहिए भारत फोर्ज में, बस टारगेट 780 के नजर आते हैं। क्या ये 800 तक जा सकता है? बिल्कुल, वो भी पॉसिबल है, लेकिन विल बी हैप्पी विद 780 भारत फोर्ज। 80 तक की तरफ जा सकता है ये काउंटर, 780 पहला टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक बाई साइड का ट्रेड भारत फोर्ज में। कविता आप क्या लेंगी? Yes, Harshda ji. So Bharat Forge was my pick also. Since हम already इसे दे चुके हैं like गणेश उत्सव के लिए भी, तो मैं another एक स्टॉक आपके साथ शेयर कर रही हूँ as BTST, that is ITC. So ITC मुझे लगता है 320 के ऊपर जब तक सस्टेन किया हुआ है, इसमें मोमेंटम जो है वो फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। 328, 330 के लेवल्स के लिए as BTST FMCG से लेकर जाना चाहेंगे, that's ITC. ITC पर एक तेजी का ट्रेड आता हुआ इस समय, ये एक कंसेंसस कॉल ऑफ सॉर्ट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1.5% ऊपर एट द मोमेंट। समित आपका ट्रेड?
एक ई कॉमर्स कंपनी हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे, इंडिया मार्ट। वो स्टॉक का आज का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ओवरलुक नहीं किया जाएगा। स्टॉक ने एक अच्छे इंटेंसिटी से ब्रेकआउट दिया है। एक कॉपी बुक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें फॉर्म हुआ है, जिसकी नेकलाइन लेवल समवेयर अराउंड 45, 50, 4600 थी। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी मूव, अगर कोई BTST के हिसाब से बाय करना चाहता है तो 5000, 5050 के टारगेट होंगे, 4600 का स्टॉप लॉस। बट अगर कोई थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखना चाहता है तो 45-25 का स्टॉप लॉस होगा और 5200 तक भी इसके लक्ष्य एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, तो 5200 तक की तरफ भी बढ़ सकता है ये काउंटर, और ये है आपके लिए इंडिया मार्ट, एक तेजी का ट्रेड जो समित ने पकड़ा है। अग्रवाल साहब, आपने अगर ट्रेड कैरी करना है सोमवार के लिए, वो क्या रहेगा? देखिए, कैथलिक सीरियन बैंक के साथ जाना चाहूँगा। गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर्स अच्छे आए थे। पहली तिमाही में 88% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। नेट NPA देखेंगे तो 2% से कम 1.79 आए थे, वनिस्पत की पिछले साल जो 4.88 थे। मुझे लगता है कि जो साउथ बेस्ड बैंक है वो इस वक्त थोड़े से अच्छी पोजीशन में है। खास करके अगर आप कैथलिक सीरियन बैंक को देखें तो इनके करीब 68-70% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ केरला से आता है। मुझे लगता है यहाँ पर 240-250 के टारगेट इमीडिएट आ सकते हैं। और दूसरा स्टॉक पॉलीप्लेक्स का रहेगा, जो कि PET फिल्म पैकेजिंग में है और दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है कैपेसिटी के हिसाब से। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके प्लांट है। नंबर्स हर तिमाही में बहुत अच्छे आए थे। वैल्यूएशन देखेंगे 4-5 की PP ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बैठती है, हर तिमाही में डिविडेंड देते हैं, डेट रिडक्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से कम 15 से 20% की बढ़त आगे वाले 2 क्वार्टर में हो सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। पॉलीप्लेक्स भी आप देखिए तो आपका प्रेफर्ड स्टॉक है और अच्छा मूव देता हुआ ये स्टॉक। एक काम करते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा अपने ट्रेड्स जो हमने लिए थे इस कार्यक्रम में देख लेते हैं उनको कैसे कैसे कर रहे हैं वो। एस्ट्रल की बात हुई थी, अदानी इंटरप्राइजेस की बात हुई थी, सन टीवी की बात हुई थी। इन सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा खासा किया। HDFC जो मानस का ट्रेड था वो मैं फिर कहूँगा कि इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी कि पूछिए मत, इतनी अच्छी प्लेसमेंट थी कि पूछिए मत। और वो ऑप्शन जो है वो कम से कम 10% का स्विंग दे चुका है। इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 54 एंड HDFC नाउ इज एट डे हाई। ये देखिए, वो इस पे डिस्कशन करने का देखिए कारण ही यही था। उसके बाद था एक मैकडोवेल्स, याद रखिएगा, और UBL और USL दोनों ही बहुत अच्छे आप देखें अंदाज में जाते हुए नेक्स्ट वीक में अच्छा करते हुए। और पावर स्पेस में NTPC पे बात हुई थी। इनफैक्ट एक स्टॉक और मेरी स्क्रीन पे जो बार बार अपीयर हो रहा है, एक बार इनफैक्ट देख लेता हूँ क्योंकि इसके ऑप्शंस पे वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है और वो थोड़ा सा अगर आप देखिए बैकफुट पे आ रहा है। वो है टाटा पावर, इसकी पुट्स डे हाई पर ट्रेड करते हुए और 235.15 की जोन में आके ट्रेड कर रहा है। आज का एक स्टॉक वो जिसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ, दैट वाज पिडिलाइट इन द मॉर्निंग। आज इसने सुबह अपना ऑल टाइम हाई छू लिया था और करीब समझ लीजिएगा कि 2890 का जोन जो छू के आया आज ये इसके करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर था। सुबह ये कॉल थी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पलवे जी की और ये अच्छा करके गया। फिर लेके आइए एक बार आप बजाज ऑटो, वाइल्ड स्विंग देने वाले स्टॉक्स में शामिल जो है इस वक्त 4029 पे डे लो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। ऑल पुट्स ट्रेडिंग एट डे हाई, UPL की पुट्स डे हाई पे ट्रेड करते हुए, तो UPL में सॉफ्टनेस बढ़ती हुई, लेकिन इम्प्रेस करके जाने वाले स्टॉक्स में अगर आप देखें कैटेगरी में रहे तो UBL, USL, एक ये FMCG बास्केट में ITC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में HDFC एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस, मीडिया स्पेस में सन टीवी और कैपिटल गुड्स अगर आप देखें तो आज शार्प स्विंग लेके जाता हुआ। अच्छा, LNT पे ज़्यादा बात नहीं हुई। LNT प्रकाश सर की कॉल थी, अच्छा चला, क्लोज आ रहा है LNT का करीब 1940 पे। इस पर मानस अगर कोई ऑप्शन कैरी करना हो 1960 का कैरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है LNT का 1960 का कॉल ऑप्शन, तो वो कैरी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 10 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ आपको शायद 60 से 65 रुपए तक के भाव आपको LNT के 1960 के कॉल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 60 से 70 अगर आप देखिए रुपए आपको 1960 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक का प्रीमियम मिल जाएगा। ओके गुड, अच्छा करता हुआ यहाँ पे ये स्टॉक। और बैंकिंग थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है आखिरी में, मतलब नॉट एग्जैक्टली एंटायर बैंकिंग। बंधन बैंक को देखिए, ये थोड़ा सा बैकफुट पे आया और डीलो की तरफ बढ़ता हुआ। जरा प्लीज बंधन बैंक लेके आइएगा। सारी की सारी पुट्स जो हैं वो इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करते हुए इसकी।
स्पेशली अगर आप देखें 270 की पुट ऑप्शन में मेरे स्क्रीन पे काफ़ी जो एक्टिविटी है वो झलक रही है। और एक बार बस एक स्टॉक और रख देता हूँ यहाँ पर, जो कि आज काफ़ी अपने साथ लॉन्ग OI लेके आया था, बट थोड़ा सा अगर आप देखें फ्लैट रहा और बैकफुट पे आ गया, वो था IRCTC। हर्षदा। जी हाँ वीरू, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो ऊपरी लेवल से दबाव में आए हैं, लेकिन मैं वीकली देख रही थी कि किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा एक्शन कमाया है। तो मिड कैप्स में 2-3 ट्रेड्स, एक तो आप फिनियोटेक्स केमिकल देखिए, उसमें आज भी तेजी रही और इस हफ्ते के दौरान करीब 25% तक के गेन्स स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। फिनियोटेक्स करीब 329 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दिया, तो वो एक स्टॉक है। और तेजस नेटवर्क्स जो किसी भी समय अगर थोड़ा सा और चले पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा, 20% प्लस तक के रिटर्न्स इसके बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ छोटी कंपनियां हैं जिनमें हमने देखा है एक अच्छा खासा मूव दरअसल इस पूरे हफ्ते के दौरान दरअसल बनता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स EIH भी तेजी की तरफ का ही प्ले रहा है। EIH लगभग एक अपर सर्किट में जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन केमिकल स्पेस में राजेश अग्रवाल, ये फिनियोटेक्स पर कोई विचार है क्या आपके? 329 पर पहुंचा है स्टॉक, आज एक बहुत बड़ा स्पाइक है, लेकिन ओवर द वीक भी आप देखिए नेली 26% के गेन्स। देखिए अभी केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, फिर वो कोई भी हो, क्योंकि चाइना प्लस फैक्टर अभी तक काम कर रहा है। प्राइस अभी कंपनियां अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही हैं, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मार्जिन्स में भी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है कमोडिटी प्राइसेस के कमी होने के कारण से। मुझे लगता है कि सारी कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म करेंगी। खास फिनोटेक्स केमिकल्स की भी अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। नंबर्स लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। और एनी आइडिया कि तेजस नेटवर्क्स में क्या हो रहा है आजकल? देखिए तेजस में तो अभी जो डिफेंस वाली जो स्टोरी चल रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है और मुझे लगता है कि उस वजह से सारे ही पैक में सभी चल रहे हैं, फिर वो चाहे BEL हो, BDL हो, HL हो। तो अभी इस वक्त तो आत्मनिर्भर भारत वाली बात चल रही है। इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले दरअसल इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। साथ ही साथ आप देखिए महिंद्रा हॉलिडेज थोड़ा सा वापस आता हुआ आज के दिन यहाँ पर हरकत देखने को मिली है। पतंजलि फूड्स ऑफ कोर्स क्योंकि एंटीक ने एक बाय कॉल दिया तो स्टॉक में भी तेजी बनती दिखाई दी। आपने डिफेंस बोला तो हैल इस हफ्ते 4% ही चला है, ज़्यादा नहीं। एमटार में थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया। राजेश सातपुते, ये एमटार, ये हैल, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते भी चल पाएगा? हर्षदा जी देखिए यहाँ पे एमटार टेक की बात करें तो मेरे हिसाब से ये जो 1600 और 1640 का जो इसका जो सपोर्ट जोन है वो ध्यान पे रखते हुए मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट सेट हो रहा है वो कम से कम 1750 का होगा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग का मौका ढूंढना है तो सबसे बढ़िया तो HL ही है। इनफैक्ट HL भी अच्छा है और BL भी अच्छा है। एज पर HL इज कंसर्न मेरे हिसाब से आज जो हो रहा है वो तो माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग है। इसका जो टारगेट सेट है वो 2500 के पार चला जाएगा, तो 2380 के आसपास है। तो अगर आपको लेना है तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 2350। HL आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 2370 पे क्लोजिंग आती हुई, इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट 2400 की ट्रैजेक्टरी लगी। एक बार जरा OI की शीट को देखते हैं एग्जैक्टली। आप आज OIs का इम्प्रेशन कैसा था, कहाँ पे कितना बिल्डअप हुआ, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट, कहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग और कहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। आज मैं हीट मैप लेके आता हूँ। इनफैक्ट हीट मैप में एस्ट्रल में सब्सटेंशियल लॉन्ग 6.2% अगर आप देखें तो यहाँ पे इजाफा था। और HL डिफेंस स्पेस में, UBL लिक्विड स्पेस में, GMR इंफ्रा याद रखिएगा 2 दिन से ये स्टॉक अपने OI में एक सब्सटेंशियल OI ऐड कर चुका है। ITC इस दौर के नए हाइज पे क्लोज होता हुआ और इनफैक्ट अब रीसेंट हाइज को क्रॉस कर चुका है। ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से 354 का ऑन क्लोजिंग बेसिस पेंडिंग है। इंडिया मार्ट याद रखिएगा ये क्लोज आया बहुत शानदार और बहुत अगर आप देखें नज़दीक ये स्टॉक अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। अदानी पोर्ट्स अच्छा मूव 855, आज इसने करीब 838 845 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जो अगर सेटल हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा अगर आप देखिए टेक्निकल फॉर्मेशन है। आखिरी में आने के बाद आप देखिए अगर स्पेशली 2 से लेके 3.25 के बीच में शॉर्ट थोड़े से बाजार में एग्रेसिव हुए थे।
और शॉर्ट बिल्डअप हुए थे, क्योंकि ये फिगर 10 तक मेरे ख्याल से इट वाज समवेयर अराउंड 84। अभी अगर आप देखिए इट्स 121, लॉन्ग करीब 54, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 15, शॉर्ट कवर लगभग 44 में हुआ है। आते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे। देखिए ये है लॉन्ग अनवाइंडिंग। एसआरएफ में, केमिकल स्पेस में, चंबल फर्टिलाइजर्स में वोडाफोन आइडिया, जेएसपी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एस्टेल इंडिया मार्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, सन टीवी में आज लॉन्ग बिल्डअप हुए। शॉर्ट बिल्डअप हुआ कोरोमंडल में, एचपीसीएल, कॉनकॉर, बीपीसीएल, वेदांता में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसे कि हम कह रहे थे कि केमिकल बास्केट में एसआरएफ, कल इसने एक वाइल्ड स्विंग दिया, चंबल फर्टिलाइजर्स, वोडाफोन आइडिया, जेएसपीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक दो स्टॉक्स और मार्क करूंगा। इनफैक्ट ये तो सिर्फ 5 स्टॉक्स थे और जहां पे शॉर्ट स्क्यूज देखा गया, मतलब शॉर्ट होल्डर्स जो थे वो बैकफुट पे थे। इसमें एक था एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जहां पे आज शॉर्ट कवरिंग हुई। उसके बाद बलरामपुर चीनी और अशोक लेलैंड, यहां पर भी आज शॉर्ट कवर नजर आया। लॉन्ग में एक डेल्टा कॉर्प याद रखिएगा, सब्सटेंशियल लॉन्ग ऐड हुए यहाँ पे, हालांकि हमने इस क्लोजिंग में चर्चा नहीं की इस स्टॉक पे। और डॉक्टर लाल पैथलैब में भी आज ओआई एडिशंस काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं। और इधर प्लीज़ डॉक्टर लाल पैथ लेके आइए। मैंने आज इसमें क्लोजिंग में चार्ट नहीं देखा, बट इट्स 2432, शॉर्टिंग काफ़ी हुई है और ये क्लोज आ रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। एक लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट की, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बढ़ाया था, क्लोज हुआ एक दिन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन फाइनली कोलैप्स एंड इट्स अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इंडेक्सेस को देखते हैं आखिरी तौर पे वही चैनल, और क्या अगर आप देखें चैनल रही आज का लो 20 डे में, आज का हाई 17,600 का कॉल राइटर और आपका क्लोज आता हुआ एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। और बैंक निफ्टी आज भी ये प्रूव कर गया, इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर और अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी स्टेबल है। याद रखिएगा आज की पूरी प्राइस चैनल, मतलब बॉडी, मतलब ओपन क्लोज, मतलब हाई लो, पूरी की पूरी अगर आप देखें कैंडल जो थी वो कल के क्लोज और कल के इंट्राडे हाई के मिड में आई है। तो ये एक एक्यूट स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है और स्ट्रेंथ आज भी विजिबल थी। बैंक निफ्टी में 39,406 और आप समझ लीजिएगा जनाब कि फिर एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और 39,000 और 39,500 के कॉल राइटर्स के जोन के बीच में और पुट राइटर्स के जोन के बीच में ये क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट निफ्टी बैंक दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ी सी नरमी दिखाता हुआ नजर आएगा। देखते हैं यहाँ पर फाइनल क्लोज की तरफ हम कैसे बैठते हैं। वेरी क्विकली आपको याद दिला दे कि सोमवार को दरअसल अमेरिकी बाजार बंद होने वाले हैं, तो आज एक बार डाउ फ्यूचर्स का हाल देख लेते हैं और फिर देखेंगे किस तरह की स्थिति। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, ज्यादा कुछ यहाँ पर बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी फोकस में रखिएगा। 19 पॉइंट की गिरावट 17,524 के आसपास ये टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इनफैक्ट 17,500 के नीचे का भी स्तर आज इंट्राडे में देखा, लेकिन क्लियरली 500 को कंट्रोल में रखा हुआ है। निफ्टी बैंक का सहारा था, जब नीचे गया है निफ्टी बैंक ने कोशिश की संभालने की। एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स थे जो आज थोड़े बहुत पॉजिटिव साइड पर बैठ रहे थे, 75 अंकों के आसपास, 70 अंकों के आसपास तक की बढ़त पर एक क्लोज आता दिखाई देगा। क्या नहीं चला, तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आज फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी आईटी आप देखेंगे 117 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो वो एक पॉकेट था जहां पर दबाव। ऑटो कंपनियों में हल्की सी मुनाफा वसूली आई तो 57 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। मेटल्स एकदम फ्लैट है। मेटल्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है कि अगर चाइना की स्थिति कोविड के लिहाज से और बिगड़ती है तो शायद कंजम्पशन पर डिमांड कम होती दिखाई दे सकती है। निफ्टी फार्मा भी साइडवेज टू फ्लैटिश साइड ट्रेड करता हुआ। एफएमसीजी कंपनियों में जोश जरूर लौट कर आया, चाहे वो आईटीसी हो या फिर चुनिंदा एचयूएल जैसे ट्रेड्स, वो बैठते हुए दिखाई दिए हैं। और एलएनटी की अगुवाई में पूरा कैपिटल गुड्स इंडेक्स 350 पॉइंट बढ़ने में कामयाब रहा है। एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जो हमारे ट्रेडर्स ने इनफैक्ट आपके लिए आइडेंटिफाई भी किए हैं। वेरी क्विकली अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो हीट मैप, जहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स का साथ था किन का नहीं। तो तेजी की तरफ आईटीसी आज टॉप ट्रेड्स में जाकर टिक रहा है। अदानी ग्रुप में हमने देखा अच्छी खासी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स तेजी में। एचडीएफसी के साथ एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी देखने को मिली, वहां कोटक और एक्सिस बैंक में भी तेजी रही और एसबीआई में भी खरीदारी के सौदे। आज
ऑटो में M&M और आयशर पॉजिटिव जोन में जाकर टिक रहे हैं, वरना आपका मारुति हो, हीरो हो या फिर बजाज ऑटो हो, उन सब में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। BPCL के लिए एक और डाउन डे। श्री सीमेंट का पिटना तय था, 2% टूटा क्योंकि अब ये निफ्टी 50 से बाहर निकलेगा। अभी से पोजीशंस यहाँ पर कटना शुरू हो गई हैं। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स भी थे जो करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। हीरो मोटो की इस बिक्री के आंकड़ों से बाजार ज्यादा खुश नहीं नजर आया। ONGC, UPL और मारुति ये दूसरे लूजर्स रहे हैं आज के दिन। कुल मिलाकर मार्केट में आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला दिन था। खुले हम ठीक थे, फिर फिसले, फिर रिकवरी आई। फाइनल क्लोज अब देखेंगे तो फ्लैटिश क्लोज ही रहे। 17,526 के आसपास दिन जाकर टिक रहा है निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए 39,376, 75 पॉइंट की बढ़त पर आज का दिन टिकता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आखिर में जाकर गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, वरना पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो दरअसल पॉजिटिव था, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में हम देख रहे थे मिड कैप कंपनियों में करीब 100 पॉइंट तक का ट्रेंड। जो अमेरिका से डॉनियर्स आने वाले हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। एक बड़ा इतिहास आप कह सकते हैं भारतीय नौसेना ने आज रचा है। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। जी हाँ, तो नौसेना को समर्पित कर दिया गया आज विक्रांत, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन भी करेंगे।
लगभग 20 महीने के, याद रखिएगा 20 महीने के एक अंतराल के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आम जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम इंडिया गेट के पास बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। पिछले करीब 20 महीने से इंडिया गेट और ये जो आप राजपथ का रास्ता देख रहे हैं ये बंद था। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर काम लगभग पूरा हो गया है और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरा रास्ता है जो अब तक बंद था निर्माण कार्य की वजह से, इसे जनता के लिए खोल देंगे। सबसे खास बात, मेरे पीछे जो आप ये इंडिया गेट देख रहे हैं जो कि दिल्ली की पहचान है, यहाँ पर जाने का रास्ता भी बंद था क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर ही ये हिस्सा आता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और ये जो प्रतिमा है ये इंडिया गेट के नीचे लगाई जाएगी जहाँ पर पहले कभी ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। और ये इस मूर्ति की विशेष बात ये रहेगी कि ये काले ग्रेनाइट से बनाई गई है नेताजी की प्रतिमा और तेलंगाना में खास तौर पर ये काला ग्रेनाइट पाया जाता है जिससे इस मूर्ति को तैयार किया गया है। तो तैयार हो जाइए, 8 सितंबर की शाम को यहीं पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ एक खास प्रोग्राम किया जाएगा और ये जो रास्ता है एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दीपाली नंदा, राजपथ।